work हेलो experience in Hindi एवरीवन, language, वेलकम so बैक टू don't माय know if I चैनल can. वांगशन चैनल फिक्शन विद फुजोशी। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने पोस्ट किया था कि मैं एक वन शॉट आपके साथ शेयर करूंगी, ऐसा मैंने इसलिए किया था क्योंकि अभी अभी हमने हमारा एक लॉन्ग अवेटेड माहंग वांग जी उनका लास्ट बार शेयर किया था मैंने, उसको हमने कंप्लीट किया था। तो मुझे लगा कि अब मुझे एक वन शॉट लाना चाहिए क्योंकि इससे माइंड फ्रेश होता है, क्योंकि अभी भी हमने एक लॉन्ग सीरीज कंप्लीट की थी। तो मैंने यही सोचा है कि जब भी मैं एक लॉन्ग सीरीज लेकर आऊँगी तो उसके बाद एक वन शॉट लेकर आऊँगी। इस बार मैं एक हिस्टोरिकल वन शॉट शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट टाइम जब भी कोई सीरीज कंप्लीट होगी तो मैं एक मॉडर्न वन शॉट शेयर करूँगी। वैसे मैंने ऐसा सोचा था कि मैं हर संडे को एक वन शॉट शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारे वन शॉट हैं, मॉडर्न भी है, हिस्टोरिकल भी है और बहुत टाइम ट्रेवल वाले भी हैं। कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि दी टाइम ट्रेवल वाले लेकर आओ, तो मेरे पास हैं। तो अगर आपको चाहो तो मैं टाइम ट्रेवल वाले भी ले आ सकती हूँ। मेरे पास एक एफएफ है, एक दिमाग में है मेरे, तो आप बता सकते हो कि मैं लाऊं या नहीं। तो आइए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और हमारे इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पाती हूँ और अभी कुछ दिनों के लिए तो मैं बिल्कुल नहीं डाल पाऊँगी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और ये एग्ज़ाम मेरी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे ज़रूरी है इनमें पढ़ना, मैं इनको नेगलेक्ट नहीं कर सकती। इसीलिए इनके चक्कर में मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, बहुत कम टाइम मिलता है जिनमें मैं आपके लिए एफएफ लेकर आती हूँ। इसलिए मैं रेगुलर नहीं ला पाऊँगी। तो प्लीज़ मेरे साथ कंटिन्यू कीजिए एंड आई होप कि आप मुझे समझ पाओगे एंड मुझ पर भरोसा रखोगे। मैं वीडियो लेकर आऊँगी, लेकिन 2 या 3 दिन लगेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आलसी हूँ या फिर कुछ नहीं, मुझे पढ़ना पड़ता है, इसलिए फिर मुझे टाइम नहीं मिल पाता। ऊपर से फिर फ़ोन में भी पढ़ना पड़ता है, तो फ़ोन से भी टाइम नहीं मिल पाता। तो प्लीज़ 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 समझने की कोशिश करना कि मैं रेगुलर एफएफ क्यों नहीं लेकर आ पाऊँगी। तो आइए, बहुत बातें हो गई है, हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में या पोस्ट में देख लिया होगा कि एफएफ हिस्टोरिकल एंड शानदार होने वाला है। तो आइए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कोई अगर मेरे चैनल में नया है तो उनका दिल से शुक्रिया एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। हम 3K के बहुत 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 ज़्यादा नज़दीक हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड अब आइए हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारी स्टोरी होने वाली है, इसमें बाहर से कोई कैरेक्टर नहीं है। जितने भी कैरेक्टर हैं वो हमारे दी अनटेम्ड के हैं। वेंकावा, लंजाकावा या फिर शिचेन, चेंग, वेंचिंग, वेनिंग, जिंजिश्वान, यानली, जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो दी अनटेम्ड के ही हैं। एक भी कैरेक्टर बाहर से नहीं है। एंड स्टोरी भी दी अनटेम्ड की होने वाली है, बस थोड़ी सी अलग। एंड पहले मैं बता दूं कि इसमें जो डेट्स होंगी या फिर जो टाइम होगा वो मेरे अकॉर्डिंग चलेगा। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि दी ऐसा तो हुआ ही नहीं, आप टाइम को थोड़ा ऐसे ही कर रही हो, तो मेरा एफ इसलिए टाइम मेरे अकॉर्डिंग चलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे स्टोरी की स्टार्ट होती है जहाँ पर विंग वेंस को बचाकर ब्रूनमाउथ लेकर जा रहा था, क्योंकि विंग को लगता था कि वेंस ने एक बार उनकी मदद की थी। उस वक्त जब किसी ने उनकी मदद नहीं की थी तो वेंचिंग और वेनिंग, इन दोनों वेन सिबलिंग्स ने उनकी मदद की थी। अगर वेंचिंग ने विंग की मदद नहीं की होती तो आज शायद जियांगचेंग जिंदा न बचता। इसीलिए वेंचिंग का एहसान है विंग पर, विंग को यही लगता है। और दूसरा कारण था कि विंग ने खुद से वादा किया था कि वो गरीबों की मदद करेगा, जो लोग कमज़ोर हैं उनकी मदद करेगा, भले ही उसके लिए उसे इस दुनिया से ही क्यों लड़ना पड़े। इसीलिए अभी वो चोनजी बात पर लेन वांग जी के सामने खड़ा हुआ था। वांग जी ने एक हाथ से अपने अम्ब्रेला को पकड़ा हुआ था और विंग के फेस पर भी एक हेड थी जो उसको पानी से बचा रही थी, लेकिन फिर भी बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। वही वेंचिंग जो विंग के साथ ही बैठी हुई थी एंड वेंचिंग की हालत ख़राब थी, उसने बहुत देर से कुछ खाया नहीं था और ऊपर से अभी जो थोड़ी देर पहले वेनिंग ने जो कुछ भी किया था उसे उन लोगों को मारना, इससे वेंचिंग बहुत वीक हो चुकी थी। इसीलिए वेंचिंग को किसी और के पास नहीं छोड़ सकता था। वो उस वेनिंग को दूसरे लोगों ने संभाल रखा था और उस वैन की टुकड़ी में बहुत कम लोग थे, बस एक बच्चा था एंड जितने भी थे वो बूढ़े थे या फिर फीमेल्स थी। उनमें एक या दो ही जवान थे और सभी बूढ़े थे, इसलिए उन दोनों जवान लोगों ने वेनिंग को पकड़ रखा था। इसलिए वेंचिंग को पकड़ने के लिए कोई नहीं थे, उनके पास घोड़े को भी कमी थी, तो उन्हें ऐसे ही एडजस्ट होना पड़ता है। इसलिए वेंचिंग उसके पास ही थी और वो हल्की होश में थी। ऐसे तो वेंचिंग का सिर भारी हो रहा था क्योंकि बारिश बहुत तेज थी, ऊपर से उसने कुछ खाया नहीं था। वहीं दूसरी तरफ वांग जी विंग से बात कर रहा था। तभी विंग ने गुस्से में वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, लंजा,
क्या तुम भूल गए वो वादा जो हमने एक दूसरे से किया था? तुम इतनी जल्दी उस वादे को कैसे भूल सकते हो? तुम भले ही भूल गए हो, लेकिन मैं इस वादे को कभी नहीं भूलूंगा। ये बोलकर उसने वांग जी की तरफ देखा और वांग जी को वो वादा याद आया जो वीइंग ने उसके सामने लिया था उस लालटेन फेस्टिवल के दिन, जिस दिन वीइंग ने हाथ जोड़कर गॉड से प्रे की थी कि उसे इतना स्ट्रांग बनाए कि वो कमज़ोर लोगों की मदद कर सके। और वहीं वांग जी ने जब ये सुना तो उसने वीइंग की तरफ देखा। वांग जी कुछ कहीं नहीं पा रहा था। उसने बस एक शब्द कहा, वीइंग, तुम्हें वो वादा याद है? क्या तुम सच में ये चाहते हो? क्या तुम सच में कल्टीवेशन वर्ल्ड के खिलाफ जाकर इन लोगों को बचाना चाहते हो? ये सुनकर वीइंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, क्योंकि इन लोगों की कोई गलती नहीं है। वो जो पावरफुल लोग हैं वो बस अपने मज़े के लिए इन लोगों को मारना चाहते हैं और मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं कमज़ोर लोगों की मदद करूंगा। ये सुनकर वांग जी ने वीइंग की तरफ देखा। फिर अचानक ही वीइंग ने अपनी बांसुरी को वांग जी की तरफ बढ़ाया। उसकी बांसुरी पर अभी पानी था। वीइंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, लंजा, मैंने तुम्हें किसी चीज़ के लिए दोष नहीं दिया और ना ही आज मैं तुम्हें किसी चीज़ का दोष दूंगा। लेकिन अगर मरने की नौबत आई, अगर ये लोग मुझे मारने के लिए आए, तो हंग वांग जुन, मैं आपके हाथ से मरना पसंद करूंगा और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि मैं तुम्हारे हाथ से मरूंगा। और ये सुनकर तो वांग जी का पेशेंस जो अब तक उसने बचा रखा था, जो वो झेल रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह गए। लेकिन बारिश की वजह से वीइंग ने वो नहीं देखी और वांग ने जब वीइंग की वो बात सुनी तो वो अपने कदमों को पीछे ले लेता है। एंड वीइंग ने जब ये देखा तो उसने अपने हॉर्स को वो आदेश देने ही वाला था, लेकिन तभी इससे पहले कि वांग जी थोड़ा सा पीछे हट पाता, वेंचिंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, कुल प्रमुख लेन, सेकंड प्रिंस लेन, आप चाहते क्या हो? क्या आप मेरे भाई को मारना चाहते हो? हम लोगों ने आपका बिगाड़ा क्या है? और आप यहाँ भी आगे वुशियान को रोकने के लिए। आप जब देखो जब वुशियान को रोकते ही तो रोते हो। आपकी नज़र में तो वुशियान हमेशा गलती होता है और आप यहाँ भी आगे उसे रोकने के लिए। आप क्या चाहते हो? क्या वो जिन क्लेन वाले वीइंग को पकड़ ले और इसे मार डाले? क्या यही थी आपकी दोस्ती? ये सुनकर वांग जी ने वेंचिंग की तरफ देखा, क्योंकि वेंचिंग ने आज से पहले वांग जी से ऐसी बात नहीं की, ना ही वेंचिंग ने किसी से ऐसी भी बात की थी, क्योंकि वेंचिंग को सभी एक पोलाइट गर्ल के रूप में जाना करते थे। और वांग जी वैसे भी फीमेल से कम ही बात करता है, वो बस वीइंग से ज़्यादा बातें किया करता था। वांग जी ने वेंचिंग की तरफ देखा, जिससे वो आंखों से बताना चाह रहा हो कि ऐसा नहीं है, वो वीइंग को मारना नहीं चाहता और उसे अपनी दोस्ती याद है। लेकिन उस वक्त वांग जी कुछ नहीं कह पाया और ना ही वांग जी इस हालत में था। वीइंग वेंचिंग को रोकना चाहता था, लेकिन उस वक्त वीइंग को लग रहा था कि शायद वेंचिंग गुस्से में है, क्योंकि वेनिंग की हालत बहुत नाजुक है। अगर वो उसका टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो वेनिंग मर जाएगा। इसीलिए वेंचिंग गुस्से में है और वांग जी से ऐसे बात कर रही है। ये सुनकर वांग जी अपने कदमों को पीछे ले लेता है। अगले ही पल वीइंग अपने हॉर्स को आदेश देता है और वहाँ से वो वेनू रिफ्यूजीज को लेकर निकल चुका था। लेकिन वांग जी वहीं पर ही खड़ा हुआ था। उसका सिर्फ एक दोस्त था, या फिर कहें कि उसने वीइंग को दोस्त से ज़्यादा माना था। आज वो उसे छोड़कर जा रहा था, लेकिन क्या वो वीइंग को दोष दे सकता था? वीइंग सही तो कर रहा था। वो तो उन वेंस के लिए आवाज़ तक नहीं उठा सकता जिन्होंने कुछ नहीं किया था, ना ही वो वीइंग की मदद कर पा रहा था। लेकिन वो एक पर्सन जिससे वांग जी बात किया करता था, वो एक पर्सन जो वांग जी को स्पेशल फील करवाया करता था, एंड वो एक पर्सन जो वांग जी से प्यार किया करता था, वो वांग जी को छोड़कर जा चुका था। लेकिन वांग जी अभी भी इस बारिश में खड़ा हुआ था। वांग जी ने अपने उस अम्ब्रेला को अपने सिर पर सटा दिया और उसने अपने फेस को आसमान की तरफ कर लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अब वांग जी के आंसू उस बारिश में मिक्स हो रहे थे, इसीलिए देख नहीं पा रहा था कोई भी कि वांग जी रो रहा था। इस गुस्सू के सेकंड प्रिंस के आंखों में अपनी माँ को खोने के बाद शायद ही पहली बार आंसू आए होंगे। वांग जी की आंखों से बस आंसू बह रहे थे। उसके पास जो अम्ब्रेला था उसने उसको छोड़ दिया था। उसकी पकड़ बीच इन पर टाइट हो चुकी थी और आंखों से बस आंसू बहे जा रहे थे। वांग जी को नहीं समझ आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे वीइंग के साथ जाना चाहिए? क्या उसे वीइंग को रोकना चाहिए? क्योंकि इन क्लैन वालों ने तो उसे यही कहकर भेजा कि उसे हीलिंग प्रक्रिया को रोकना है, लेकिन उसने वीइंग को जाने दिया था। तो इसकी सज़ा मिलेगी वांग जी को, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या वो वीइंग को ढूंढेंगे या फिर वीइंग को हार्म कर देंगे? वांग जी यही सोच रहा था। वो वीइंग और खुद की पहली मुलाकात याद कर रहा था, जहाँ पर क्लाउड रिसेस गेट पर वो वीइंग से मिला था।
अपनी लाइफ में पहली बार वांग ने एक ऐसा पर्सन देखा था जो उसकी कोल्डनेक से इफ़ेक्ट नहीं होता था। उसने सभी की तरह वांग जी को एक आइस प्रिंस नहीं बोला या फिर सभी की तरह सब उसने वांग से डिस्टेंस नहीं बना लिया। वो वांग से बात करने की कोशिश किया करता, वो वांग जी पर प्रैंक करने की कोशिश किया करता, वांग जी के मुँह से शब्द निकालने की कोशिश किया करता। एंड जब भी वांग जी की आवाज़ सुनता तो उसके फेस पर एक ऐसी स्माइल जाती है जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। और वांग जी की लाइफ में पहले बार अपने भाई को छोड़कर एक ऐसा पर्सन आया था जो ट्रूली वांग जी के लिए केयर करता था। वांग जी ने देखा था तो वेंस ने क्लाउड से उसको दिला दिया था, तो विंग ने कितने लेटर उसके लिए भेजे थे, लेकिन तब वांग जी इस हालत में नहीं था कि वो विंग के लेटर्स का जवाब दे सके। उस वक्त जब वेंस वांग जी को लेकर आए थे और उन्होंने उसकी लेग को आर्म कर दिया था तो विंग कितना कंसर्न था, यहाँ तक कि विंग ने उसे अपने शोल्डर पर उठाने की बात तक की थी। और आज से पहले वांग जी के लिए इतना किसी ने नहीं किया, पहली बार था जब किसी ने वांग जी की इतनी फिक्र की थी। तो इसीलिए वांग जी को विंग से एक अजीब सा कनेक्शन फील होता था। उसके बाद जब विंग ब्रूनो मार्स में गिरा था तो उस वक्त वांग जी सच में बहुत ज़्यादा डर गया था कि क्या वेंस ने विंग को हार्म कर दिया, विंग सही सलामत तो होगा ना। उस वक्त वांग जी को भी पता है कि उसका दिल कैसे रहा था विंग से 3 महीने दूर, ये यहाँ तक कि बिना किसी खबर के कि विंग है कहाँ, ये सिर्फ वांग जी को पता था। और आज तो वांग जी को पता है कि विंग कहाँ गया है, लेकिन फिर भी उसके दिल में इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। विंग को कल्टीवेशन वर्ल्ड को छोड़कर गए हुए लगभग अब बहुत दिन हो चुके थे, 1 से 1.5 महीना हो चुका था जब विंग कल्टीवेशन वर्ल्ड को छोड़कर गया था। उसके बाद विंग को ब्रूनो मार्स के पास किसी ने नहीं देखा और ना ही कोई विंग के पास गया था, क्योंकि सबको लग रहा था कि विंग एक ऐसी जगह पर गए हैं जहाँ पर भूत रहते हैं, जहाँ पर ब्लैक एनर्जी रहती है, तो वैसी जगह पर कौन ही जाना चाहेगा। इसीलिए किसी ने विंग से ज़्यादा कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन जियांग चेंग ने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की थी। वो विंग को समझाने गया था, लेकिन विंग अपने फैसले पर अडिग था कि वो वेंस को नहीं छोड़ेगा जब तक, अगर जियांग चेंग उसे वापस जियांग क्लेन ले जाना चाहता है तो क्या वो इन वेंस को भी जियांग क्लेन ले जाएगा, क्या वो इन्हें शरण देगा। और इस पर जियांग चेंग के पास करने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि वो नहीं ले जा सकता। उन्होंने अभी अभी अपने क्लेन को स्टार्ट किया है और अगर वो वेंस को वहाँ पर ले जाएगा तो निश्चय ही जिन क्लेन के जो लोग हैं वो उन पर हमला करेंगे। एंड जियांग चेंग ये नहीं चाहता, उसने बहुत मुश्किल से इस क्लेन को खड़ा किया था और इसमें विंग ने भी उसकी मदद की थी, लेकिन फिर भी जियांग चेंग अपने क्लैन पर हार्म नहीं पड़ने दे सकता था, इसीलिए उसने विंग को लड़ने के लिए कहा। और उस लड़ाई के बाद जियांग चेंग ने विंग को अपने क्लैन से निकाल दिया था। उसने कह दिया था कि विंग और उसका कोई रिश्ता है ही नहीं, विंग जियांग क्लैन का मेंबर नहीं है। यह विंग के लिए सच में बहुत बड़ा स्ट्रोक था। एंड वो घाव जो जियांग चेंग ने दिया था वो भी बहुत बड़ा था। और इस पूरे वक्त वेनचिंग ही विंग का ध्यान रखा करती थी, वही विंग को मेडिसिन दिया करती थी, उसके उस घाव का इलाज किया करती थी। और इस वक्त विंग और वेनचिंग का जो रिश्ता था वो एक थोड़ा सा अच्छा हो गया था, क्योंकि वहाँ पर वो दोनों ही होते थे, तो इसलिए वो बातें किया करते थे। विंग के लिए वेनचिंग सिर्फ एक अच्छी दोस्त थी जिन्होंने उनकी मदद की थी, तो उसी के लिए विंग वेनचिंग की मदद कर रहा था, लेकिन वेनचिंग के लिए विंग सिर्फ दोस्त नहीं था। ऐसे ही टाइम बीत रहा था। वहीं वांग जी, जिसे द ग्रेट इनफेमस यीलिंग लाओजो को जाने देने के लिए वांग जी को पनिश किया गया था, इसीलिए लेन जिरेन ने वांग जी को होम अरेस्ट कर दिया था। 1.5 महीने बाद वांग जी को जब होम अरेस्ट से हटाया गया, फिर वांग जी की जो सजा थी वो बंद हो गई, तो वांग जी फिर से क्लिनिक के बाहर आया था। इस बार वो विंग से मिलना चाहता था, वो विंग को देखना चाहता था, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था जब वांग जी ने विंग को देखा था, इसीलिए वो विंग को देखना चाहता था। वो अपने घर से ये कहकर आया था कि वो एक नाइट हंट पर जा रहा है, ये लिंग के पास में कुछ कठपुतलियाँ दिखने को मिली है, तो इसलिए वांग जी उसी की जांच करने जा रहा है। और लेन चेन को शक भी नहीं हुआ था, क्योंकि वो जानता है कि वांग जी ऐसे फालतू ही तो क्लेन के बाहर नहीं जाएगा, इसीलिए उसने वांग जी को जाने दिया था। लेकिन वांग जी का सोलो पर्पस था कि वो विंग से मिलना चाहता था, देखना चाहता था कि विंग की हालत कैसी है, क्या वो ठीक है या फिर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है। इसलिए वांग जी ने अपने साथ बहुत सारे सामान भी लिए थे। उसने जो अपने पैसे इकट्ठा कर रखे थे वो भी वांग ने लिए थे, ताकि वो विंग की मदद कर सके। वो जानता है कि विंग उसकी मदद नहीं लेगा, लेकिन फिर भी अगर विंग की हालत ज़्यादा खराब हुई तो वांग जी उसकी मदद करेगा, और ये वांग जी ने ठान लिया था। यही सोचकर वांग जी यीलिंग के लिए निकल चुका था। गुसू से यीलिंग पहुंचने में वांग जी को लगभग 2 दिन का टाइम लगा, और 2 दिन जब वो गया तो शाम हो चुके थे, इसलिए वो इनमें रुका। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी उठा, वो फ्रेशन अप हुआ और उसने इनमें ही अपना ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद वो बाहर आ चुका था, उसे ब्रूनो मार्स जाना था, इसीलिए वो उसी तरफ निकल रहा था। लेकिन जैसे ही वो रुका, उसे
पास ही एक शॉप दिखाई दी तो वांग जी उसी अपनी जगह पर रुक गया और उसी तरफ देखने लगा। उस शॉप पर कुछ बिक रहा था तो वांग जी उसको ध्यान से देख रहा था, लेकिन तभी अचानक उसे फ़ील हुआ कि किसी ने उसके लेग को पकड़ लिया है। और ये फ़ील होने के साथ ही वांग जी ने नीचे देखा तो वहाँ पर एक 4 से 5 साल का बेबी था जो जिसने वांग जी के फेस को पकड़ रखा था और वो रो रहा था। ना तो वो बेबी कुछ कह रहा था कि उसे क्या चाहिए या फिर उसे वांग जी से क्या चाहिए, वांग जी ने उसका क्या कर दिया है। और वो कुछ कह भी नहीं रहा था और बस रोए जा रहा था और वांग जी परेशान हो रहा था, क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा इनोसेंट है इस मामले में। उसे बेबी को संभालना आता ही नहीं है तो वो इस बेबी को कैसे संभाले। और ये रो क्यों रहा है, वांग जी ने तो कुछ किया ही नहीं, नहीं या ना ही वांग जी से जानता है। ऊपर से उस बाजार में जो लोग थे वो भी वांग जी की तरफ अजीब तरीके से देखने लग गए थे और सभी लोग बस यही कानाफूसी कर रहे थे कि वांग जी अपने बेटे को रुला रहा है। क्या वांग जी को समझ में नहीं आ रहा है किसे क्या चाहिए, वांग जी से रुला क्यों रहा है, वांग जी से अपनी गोद में क्यों नहीं उठा लेता। और वांग जी उस बेचारे को उसको पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ उनमें से एक पर्सन ने कहा, तुम क्या कर रहे हो, तुम इसे उठा क्यों नहीं रहे हो, ये रो क्यों रहा है, ये तुम्हारा ही बेटा है ना। ये सुनकर वांग जी ने उस पर्सन की तरफ देखते हुए बहुत ही धीमी आवाज़ में कहा, नहीं ये मेरा बेटा नहीं है। लेकिन वो पर्सन को सुन ही नहीं रहा था। तभी एक दूसरे पर्सन ने कहा, लगता है तुम नए नए बाप बने हो इसलिए तुम्हें कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, चिंता मत करो, तुम जल्दी ही सीख जाओगे, लेकिन अभी इसे तो उठाओ तो सही। और वांग जी उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। बेचारा वांग जी चुपचाप वहाँ पर खड़ा हुआ था। लेकिन तभी उन्हें एक फीमेल वॉइस सुनाई देती है, युआन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और उस आवाज़ को सुनकर सभी लोग उस तरफ देखते हैं तो एक लेडी रेड रोब्स में वहाँ पर खड़ी हुई थी। हालांकि उसके रोब्स जो फुल रेड नहीं थे बल्कि बहुत पुराने लग रहे थे। और ये कौन थी, यहाँ पर इन लोगों ने इस लेडी को पहले कभी नहीं देखा, शायद ये हीलिंग की नहीं थी, इसीलिए उन लोगों को लगा कि वांग जी की वाइफ होगी तो वो लोग वहाँ से चले गए। उनमें से एक ने कहते जाते हुए कहा, लगता है ये इसकी माँ है, ये इसे संभाल लेगी। ये बोलकर वो लोग वहाँ से जा चुके थे। और तभी युआन ने जब वेंचिंग को देखा तो उसने वेंचिंग की तरफ देखते हुए कहा, नहीं मैं नहीं आना चाहता, मैं यही रहूँगा। ये सुनकर वेंचिंग अपने घुटनों पर बैठी और उसने युआन को अपनी गोद में उठा लिया। उसने युआन की तरफ देखते हुए कहा, युआन तुम ऐसे ही कैसे स्ट्रेंजर के पाँव को नहीं पकड़ सकते, क्या हो अगर कोई तुम्हें हार्म करना चाहे तो। और ये सुनकर वांग जी ने वेंचिंग की तरफ देखा, ये वेंचिंग जानबूझकर ये बोल रही थी और वांग जी ने उस चीज़ को जाने दिया। उसने वेंचिंग को सामने वो किया और वेंचिंग ने जब ये जेस्चर देखा तो वो उसने बस नोट किया। उसके बाद वेंचिंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, सेकंड प्रिंस लेन आप यहाँ क्या कर रहे हो, क्या आप विंग को पकड़ने आए हो। यह सुनकर वांग जी की आंखें बड़ी हुई। उसने वेंचिंग की तरफ देखते हुए कहा, नहीं राजकुमारी वेन, मैं विंग को पकड़ने नहीं आया था, वो तो मैं बस। इसके आगे वांग जी ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर तक वहाँ पर एक साइलेंस रहता है। तभी वांग जी वेंचिंग और युआन की तरफ देखता है जिनका बॉन्ड बहुत अच्छा था। वांग जी ने कन्फ्यूजन में वेंचिंग की तरफ देखते हुए कहा, मिस फेन क्या ये आपका बेटा है। यह सुनकर वेंचिंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा। थोड़ी देर तक वो चुप रही, फिर उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ वांग जुन ये मेरा बेटा है, मेरा और विंग का बेटा। और ये सुनकर वांग जी को ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। वांग जी का माइंड इस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि वेंचिंग ने भी क्या कहा था। लेकिन वेंचिंग वांग जी के फेस के उन उड़े हुए रंग को देख रही थी, इसीलिए उसने फिर से वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे पता है आपको ये सुनकर शौक लगा होगा कि मेरा और विंग का बेटा युआन है, इतना बड़ा कैसे हो सकता है, या फिर हम दोनों का बेटा हो ही कैसे सकता है। लेकिन ये सच है, मैं और विंग एक दूसरे से बहुत लंबे समय से प्यार करते हैं। लेकिन हमने ये बात किसी को नहीं बताई क्योंकि आप तो जानते ही थे कि इतना सब कुछ चल रहा था, वेंस अटैक कर रहे थे और भी बहुत कुछ चल रहा था, इसीलिए हम दोनों ने इस बात को हिडन रखा। ये सुनकर वांग जी ने वेंचिंग की तरफ देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका सिर घूम रहा हो। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, विंग और वेंचिंग का बेटा युआन, और ये इतना बड़ा है, इसका मतलब ये सोचने के साथ ही उसने वेंचिंग की तरफ देखा और वेंचिंग भी कहीं ना कहीं जैसे वांग जी की आंखों को समझ गई थी। वेंचिंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, ओ तो आप जानना चाहते हो कि ये सब क्या हुआ। मुझे पता है कि आप कंफ्यूज होंगे, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि आपको पता था कि हम सभी लोग पहली बार गुस में मिले थे, हम वहाँ पर पढ़ने आए थे और विंग भी वहाँ पर आया था। तो उस वक्त मेरे और विंग बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, ये बात तो आप भी जानते हैं क्योंकि विंग का नेचर ही ऐसा था।
ये बोलते हुए वेंजिंग के फेस पर स्माइल थी और उस स्माइल को देखकर वांग जी को नहीं पता पर उसे गुस्सा आ रहा था। ये स्माइल वो भी विंग के लिए, इसलिए वांग जी की मुट्ठियाँ बिछ रही थी, पर वेंजिंग यहाँ नहीं रुकी। उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, शुरुआत में ही मैं विंग से अट्रैक्ट हुई थी, या फिर कहें कि विंग भी मुझसे उसी तरह से अट्रैक्ट हुआ था, लेकिन उस वक्त हम दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ नहीं पाए थे, क्योंकि उस वक्त हम लोग इतने इतने अच्छे से हम अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ पाए थे। और उसके बाद हम लोगों के रास्ते अलग हो गए। विंग अपने रास्ते पर चला गया और मैं अपने वेनिंग को लेकर वहाँ गुस्से से निकल गई थी। हम लोग पहले निकले थे, जैसा कि आपको पता ही है। लेकिन कुछ दिन विंग से दूर रहने के बाद मुझे यकीन हो गया था कि ये कोई अट्रैक्शन नहीं है, बल्कि मैं विंग से प्यार करती हूँ। मुझे पहले लगा था कि ये सिर्फ अट्रैक्शन है और विंग जब मुझसे दूर जाएगा तो मैं विंग को भूल जाऊंगी या फिर सिर्फ एक दोस्त की तरह याद रखूंगी। लेकिन मेरा प्यार इतना गहरा था कि मैं विंग को भूल ही नहीं पाए। और उसके बाद हम लोग फिर से उस दफन माउंटेन पर मिले, जब आप और विंग वहाँ पर आए थे। और विंग ने जब मुझे देखा तो मैंने भी उसकी आंखों में वो प्यार देखा था। और उसी रात जब आप सब लोग उन कठपुतलियों को मारने में बिजी थे, तो विंग ने अपने प्यार को मुझसे कन्फेस किया था और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मैं खुद विंग से प्यार किया करती थी। इसीलिए मैंने भी विंग को हाँ कर दिया था। लेकिन हमने उस वक्त अपने प्यार को हिडन रखा, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारे प्यार के बारे में किसी को पता चले या फिर हमारे प्यार को किसी नज़र लगे, क्योंकि मुझे जियांग वायन पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। इसीलिए हम दोनों ने किसी को भी वो नहीं बताया। और नज़र की बात बोलते हुए वेंचिंग वांग जी की तरफ देख रही थी। वेंचिंग ने कंटिन्यू करते हुए कहा, उसके बाद फिर से हमारे रास्ते अलग हो गए और इस बार हम वेनक्लेन में मिले थे। और उस वक्त जब विंग वहाँ पर था तो किसी को नहीं पता था, या फिर वेंचाओ भी नहीं जानता था, लेकिन मैं विंग को उसके रूम से ले जाती थी, क्योंकि मैं वेनक्लेन के चप्पे चप्पे को जानती थी और उसके साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया करती थी। मैं भी विंग से प्यार किया करती थी। और उस वक्त हम दोनों को यकीन हो गया था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ आपकी वजह से विंग उस दिन उस श्वानों केव में रुका, और ये सब हो गया। अगर वो वहाँ पर नहीं रुकता और जियांग के साथ पहले ही बाहर आ जाता तो शायद वो लोग बच जाते। लेकिन उन्होंने सिर्फ आपकी वजह से उस श्वानों केव में वो रुका। और उस वक्त वो इतना ज़्यादा घायल हो गया, यहाँ तक कि उसे उस राक्षस को भी मारना पड़ा। लेकिन फिर भी मेरा विंग स्ट्रोंग था, इसीलिए वो वहाँ से बच गया। फिर से हम दोनों अलग हो गए और इस बार मुझे नहीं लगा था कि हम ऐसे मिलेंगे, लेकिन मैं उसके लिए भी खुश थी। हाँ, मुझे मैडम यू एंड जियांग फेंगमैन की मौत का दुख हुआ था। और जब मैंने जियांग चेंग को ऐसे देखा, पर मैं उसे ट्रीट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे सुनने में आया था कि मैडम यू जियांग फेंगमैन की मौत का जिम्मेदार जियांग चेंग विंग को मारता है। लेकिन विंग ने मुझसे इंसिस्ट किया कि मैं जियांग चेंग की मदद करूं, इसलिए मैंने जियांग चेंग की मदद की और उसको ठीक किया। और उस वक्त हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत टाइम तक रुके थे। और तभी हमने जियांग याली और जियांग चेंग के सामने अपने प्यार को कन्फेस किया। और वहीं जहाँ पर वेनक्लेन में मेरा घर था, मेरे एंसिस्टर्स वही थे, मेरी जो बची कुची फैमिली थी वो वही थी, उनके सामने मैंने और विंग ने शादी की थी। ये बात सिर्फ जियांग फैमिली को या फिर मेरे फैमिली को पता थी। हम लोग ये बात दुनिया में बताना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही विंग को मेनचाव लेके गया और जियांग चेंग और जियांग यानली भी वहाँ से जा चुके थे। विंग को ब्रूल माउंट्स में फेंक दिया गया था और बहुत टाइम बाद विंग वापस लौटा था। मुझे विंग की समय बहुत ज़्यादा चिंता होती थी। और जब विंग वहाँ से गया था तो मैं प्रेग्नेंट थी, मैं 2 मंथ प्रेग्नेंट थी विंग के बेबी से। हम लोगों की शादी के बाद हम लोगों ने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था। और ये बात जियांग यानली को भी पता थी। उन्होंने इन 2 महीनों में मेरा बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा था। लेकिन फिर जियांग चेंग और यानली को जाना पड़ा और मैं अपने भाई के साथ अकेले रह गई। लेकिन मुझे पता था कि विंग ज़रूर आएगा, क्योंकि मेरा दिल धड़क रहा था, तो मुझे पूरा यकीन था कि विंग ज़रूर आएगा, इसलिए मैं विंग का वेट कर रही थी। फिर आप और जियांग वायन विंग को ढूंढने निकले, लेकिन विंग एक ऐसा पर्सन है जिसने आपको ढूंढ लिया और उसने वेंचाओ और वेंसुलियो को वहीं पर ही मार दिया। वहाँ से आने के बाद विंग बदल चुका था, ऐसा आपको लगता था, और जियांग वायन को भी ऐसा लगता था कि विंग बदल चुका था। क्योंकि मुझे लगता है कि आपने उस पर कभी भरोसा किया ही नहीं, ना ही आपने या जियांग वायन ने उनसे कभी प्यार किया था या फिर दोस्त भी माना था। क्योंकि आपको विंग की हालत देखकर आपको ये नहीं लगना चाहिए था कि विंग बदल चुका है, विंग एविल बन चुका है। मेरे लिए मेरा विंग कभी नहीं बदला था। और उसके बाद ही विंग मुझसे मिलने आया करता था। कल्टिवेशन वर्ल्ड के लिए सभी वेंस ख़त्म हो चुके थे या फिर वो लोग वेंस का हंट कर रहे थे, लेकिन विंग ने मुझे और मेरी फैमिली को बचाया था। एंड वो मेरे साथ ही था जब तक युआन का
युआन का बर्थ नहीं हो गया तब तक विंग मेरे साथ था। एंड विंग ने पहली बार युआन को देखा था और युआन को नाम भी विंग ने दिया था। वो 9 महीने मेरे लिए मेरी लाइफ के सबसे खुशनुमा महीने थे, क्योंकि उस वक्त मेरा प्यार मेरे साथ था, मेरा विंग मेरा हस्बैंड मेरे साथ था। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत ऐसी ऐसी चीज़ होती है जो कभी बदल जाती है। उसके बाद वेंस को मार दिया गया और फिर जो बच्चे कुचे वेंस थे उन पर लोगों को ऐसा लगने लगा कि सभी लोग उनकी तरह एविल होते हैं, तो इसीलिए वो लोग हमें भी मारने लगे। इसीलिए विंग ने हमें एक ऐसी जगह पर भेज दिया जहाँ पर हम छुप कर रह सके। और 5 साल से हम वहीं पर ही रह रहे थे। जब तक विंग यहाँ कबीला बना रहा था, लगभग 3 से 4 साल तक हम उसी जगह पर रहे थे जहाँ पर विंग ने हमें बताया था। और इस बीच विंग हमसे मिलने आया करता था। उसने युआन को बहुत अच्छी तरह से पाला था और वो युआन से बहुत प्यार भी करता है ना युआन? ये सुनकर युआन ने वेंचिंग की तरफ देखा। युआन ये सब सुन रहा था लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वेंचिंग बोल कर रही है, लेकिन फिर भी वो सिर्फ वांग जी की तरफ देखता, कभी वेंचिंग की तरफ देखता, फिर वो कभी टॉय की दुकान पर देखने लग जाता। वेंचिंग ने कंटिन्यू करते हुए कहा, लेकिन अचानक एक दिन उन जिंजिशु ने हमें ढूंढ लिया और वो हमें टॉर्चर करने लगा। वो मेरे भाई को ले गया और उसने मेरे भाई को मारना शुरू कर दिया। उस वक्त जिन क्लैन में जो वो प्रतियोगिता हुई थी, उस वक्त विंग को ये सब पता चला, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। मैं विंग के पास रहना चाहती थी क्योंकि मुझे पता चला था कि जिन क्लैन में विंग आया था, इसीलिए मैं विंग के पास जा रही थी। और मेरी किस्मती से मुझे विंग उस मार्केट में मिल गया और मुझे जिन क्लैन में नहीं जाना पड़ा, क्योंकि मैं जानती थी अगर मैं जिन क्लैन में जाती तो शायद जिन्स मुझे पकड़ लेते और मैं खुद को पकड़वाना नहीं चाहती थी। मैं अपने बेटे से और अपने हस्बैंड से दूर नहीं होना चाहती थी। लेकिन मेरी खुशकिस्मती से विंग उस दिन मुझे वहीं बाजार में ही मिल गया। और जब मैंने विंग को ये सब बताया तो विंग को सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, क्योंकि विंग वेनिंग को अपना छोटा भाई माना करता था। इन 3-4 सालों में विंग और वेनिंग का बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया था, क्योंकि ऑफ कोर्स बनना ही था। वेनिंग विंग का ब्रदर इन लॉ था, तो उन दोनों का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। यहाँ तक कि कभी कभी तो मुझे भी जेलस फील होता था। ये बोलकर वेंचिंग के फेस पर एक हल्की सी स्माइल थी, लेकिन वो स्माइल वांग जी के दिल में कितने छेद कर रही थी ये शायद वेंचिंग को ध्यान नहीं था, या फिर ध्यान था फिर भी वेंचिंग ये सब बोले जा रही थी। फिर वेंचिंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, उसके बाद जो हुआ वो तो आपको भी पता है वांग जुन। विंग हमें लेकर यहाँ पर आ गया। आपको लगता है कि विंग सिर्फ हम वेंस को कमज़ोर समझकर यहाँ पर आया है? बिल्कुल नहीं, विंग अपनी फैमिली के लिए यहाँ पर आया है। वो अपनी वाइफ जो कि मैं हूँ और अपने बेटे युआन के लिए यहाँ पर आया है। और वो मेरे फैमिली को भी अपनी फैमिली मानता है, क्योंकि महारानी यूँ ने तो उन्हें कभी अपना बेटा माना नहीं और जियांग चेंग भी उन्हें बस अपना सर्वेंट मानता है। और जियांग यान उनसे प्यार तो करती है, लेकिन कभी उन्होंने विंग का साथ नहीं दिया। इसीलिए विंग के पास सिर्फ एक फैमिली थी और वो थी मेरी फैमिली, क्योंकि मेरी फैमिली विंग से बहुत प्यार किया करती थी। इसलिए विंग ने हमें बचाया था और आज हम यहाँ हैं। हम लोग बहुत खुश हैं। प्लीज़ हमें खुश ही रहने दीजिए। आप यहाँ पर क्यों आए हैं? क्या आप हमारी इस रंग में भंग डालने आए हैं? हम बहुत खुश हैं वांग जुन, तो प्लीज़ यहाँ से चले जाइए और विंग को वापस ले जाने के बारे में सोचना भी मत। अगर आप विंग को वापस लेकर जाओगे तो याद रखना कि आप एक फैमिली को तोड़ोगे। तो मैं आपको वार्न कर रही हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। आप विंग को कोई हार्म नहीं कर पाओगे। वेंचिंग तो ये सब ऐसे कह रही थी जैसे इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं हो, विंग और वो एक दूसरे के लिए बने हो और ये सारी चीज़ें हुई हो। लेकिन वांग जी को ही पता था कि वो अपने आंसुओं को कैसे कंट्रोल कर रहा था वेंचिंग के सामने। वांग जी बस वेंचिंग को ही देखे जा रहा था, जैसे वो कहीं ना कहीं ढूंढ रहा हो कि वेंचिंग झूठ बोल रही हो। लेकिन वेंचिंग की आंखों में जो डिटर्मिनेशन था उसे देखकर वांग जी को यकीन नहीं हो रहा था कि वेंचिंग झूठ बोल रही थी, क्योंकि वेंचिंग का फेस देखकर ऐसा ही लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ वांग जी सच में बहुत ज़्यादा टूट चुका था और उसकी मुट्ठियाँ बिछ रही थी। उसने वेंचिंग की तरफ देखा। वांग जी से बोला भी नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी उसने वेंचिंग की तरफ देखते हुए कहा, मिस वेन, मैं यहाँ पर विंग को पकड़ने नहीं आया था, ना ही मैं उसे कोई हार्म करने आया था। मैं बस एक दोस्त होने के नाते उससे मिलने आया था। लेकिन अगर आप मुझे लेकर इतनी ही इनसिक्योर हो या फिर आप नहीं चाहती कि मैं विंग से मिलूं, एंड ऑफ कोर्स यह आपका हक ज़्यादा है कि आप विंग की वाइफ और मैं बस उसका एक मेरे दोस्त हूं, तो मेरा हक कम है और आपका हक ज़्यादा है। अगर आप नहीं चाहती कि मैं विंग से मिलूं तो ठीक है, मैं विंग से नहीं मिलूँगा। ये बोलकर उसने युआन की तरफ देखा। वांग जी के पास ही एक
टॉय शॉप थी, तो उसने वियान के लिए बहुत सारे टॉय खरीदे। ऐसे तो वांग जी के हाथ कांप रहे थे, उसे अपने पैर ऐसे लग रहे थे जैसे बिल्कुल उसी जेली की तरह हो गए हों, अभी ज़मीन पर गिर जाएगा। लेकिन फिर भी उसने खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रखा था। उसने उन टॉयज़ को लिया और युआन को दिया। उसके बाद उसने उन दोनों की तरफ बो किया और वहाँ से जिस डायरेक्शन में वो बलून माउंट्स की तरफ जा रहा था, उसने अपना रुख को घुमा लिया और वहाँ से यीलिंग से बाहर जाने लगा। ये देखकर वेनचिंग ने वांग जी के बैग की तरफ देखकर स्मित करते हुए कहा, हंगवांग जुन, मैंने बहुत लंबा सफ़र तय किया है ये सब पाने के लिए, और अब मैं आपको ये सब मुझसे छीनने नहीं दूंगी। ये बोलकर उसने वांग जी की तरफ देखा और फिर वहाँ से वो जा चुकी थी। वेनचिंग अपनी जगह पर खड़ी हुई थी, तो वो अपनी जगह से ही दूसरी छोर पर गई जहाँ पर वेनिंग रेडिश बेच रहा था और विंग अपनी जगह उन सीढ़ियों पर बिल्कुल फैल के सो रहा था। उसके माउथ में एक स्टिक थी जिसको वो चबा रहा था और वो चारों तरफ देख रहा था। तभी उसे वेंचिंग आते हुए दिखी। जब उसने वेंचिंग आते हुए दिखी तो वो खड़ा हो गया। उसने वेंचिंग की तरफ देखते हुए कहा, वेंचिंग, क्या तुम्हें वो हर्ब्स मिली जिन्हें तुम लेने यहाँ पर आई थी? ये सुनकर वेंचिंग ने विंग की तरफ देखा और बहुत ही स्वीटली मुस्कुराते हुए नोट किया। उसके बाद वो विंग के पास आकर खड़ी हो गई थी, लेकिन विंग का ध्यान युआन पर था। उसने युआन क्या तुम्हें उन खिलौनों को देखा? तो उसने वेंचिंग की तरफ देखते हुए कहा, वेंचिंग, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? हमारे पास तो खाने के लिए भी ठीक से पैसे नहीं है, तो तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए कि तुमने युआन को इतने सारे टॉयज दिलवा दिए? ये सुनकर युआन, जो जिसे अभी तक कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जब उसने विंग की बात सुनी तो उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, शान गगा, ये मुझे चिंगजिए ने नहीं दिलवाए हैं, ये तो हमें एक प्रिटी गगा मिले थे, उन्होंने दिलवाए थे। चिंगजी उनसे बात भी कर रही थी और वो उन्हें कह रही थी कि वो वेंचिंग जी आपकी इससे पहले कि युआन कुछ भी बोल पाता, वेंचिंग ने युआन की तरफ देखते हुए कहा, विंग, वो हंगवांग जिन यहाँ पर आए थे, उन्होंने ही युआन को एक टॉयज दिलवाए थे। ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी होकर उसकी आंखों में जैसे एक चमक आ गई और ये देखकर वेंचिंग की मुट्ठियाँ बिछ रही थी कि वांग जी के नाम से ही विंग की आंखों में चमक कैसे आ सकती है। विंग ने बहुत ही जैसे अधीर होते हुए, इम्पेशेंट होते हुए वेंचिंग की तरफ देखते हुए कहा, वेंचिंग, क्या लंजा यहाँ पर आया था? कहाँ है वो? क्या वो किसी और स्टॉल पर है? कहाँ है वो? क्या वो किसी इन में रुका है? प्लीज़ बताना वेंचिंग। ये सुनकर वेंचिंग की मुट्ठियाँ बिछ रही थी कि विंग कितना खुश हो गया सिर्फ वांग जी के नाम को सुनते ही, लेकिन वेंचिंग ये सब नहीं होने देगी, इसलिए उसकी मुट्ठियाँ बिछ रही थी। उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, तुम इतने खुश क्यों रहे हो वुशियान? तुम्हें पता भी है वो इंसान किस लिए आया था? एक ऐसा इंसान जो तुम्हें सिर्फ पकड़ने आया था, तुम इसलिए इतना खुश हो रहे थे? ये सुनकर विंग चुप हो गया। उसने वेंचिंग की तरफ देखते हुए कहा, वेंचिंग, तुम्हें क्या बोल रही हो? ये सुनकर वेंचिंग ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, मैं सही बोल रही हूँ। मुझे भी पता है, मुझे वो दिखे थे और मैं उनके पास भी गई थी, लेकिन उनके फेस को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे बात तक नहीं करना चाहते थे। फिर भी मैंने हिम्मत करके कहा कि क्या आप ब्लू माउंट चलना चाहोगे, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हो और तुम्हें अच्छा लगेगा अगर हंगवांग जुन हमारे घर आते तो। लेकिन उन्होंने पता है क्या कहा था? ये सुनकर विंग ने वेंचिंग की तरफ देखा और उसकी आंखें जिस सस्पिशियस हो गई थी, उसने वेंचिंग की तरफ देखते हुए कहा, उसने क्या कहा वेंचिंग? ये सुनकर वेंचिंग ने कहा, उन्होंने कहा कि वो हमारे घर क्यों आएंगे? वो वेंच के घर नहीं आ सकते जिन्होंने उनके गुस्सों को बर्बाद कर दिया था, और अब तुम भी हमारे साथ रहते हो तो तुम भी एक बस ट्रेडर हो जिसने कल्टीवेशन वर्ल्ड को धोखा दिया था, और पता नहीं तुम लोग उस ब्लू माउंट्स में कैसे रहते हो। मैं वहाँ पर कभी नहीं आऊँगा। मैं बस यहाँ पर एक नाइट एंड के लिए आया था। मेरा नाइट एंड कंप्लीट हो चुका है और मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। मुझे तो यहाँ पर सांस तक नहीं ली जा रही है। पता नहीं तुम लोग यहाँ पर रहते कैसे हो। ये बोलकर उसने विंग की तरफ देखा, जिसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब वांग जी कह सकता है, क्योंकि वो वांग जी को बहुत अच्छी तरह से जानता है कि वांग जी सब कह ही नहीं सकता। वांग जी भले ही वांग जी को वेंच पसंद भी नहीं हो तो वांग जी चुप रह जाएगा, लेकिन इतना सब कुछ वो कहेगा नहीं। लेकिन उसने वेंचिंग को भी कभी झूठ बोलते हुए नहीं सुना। तो क्या वांग जी सच में ये सब कह रहा था? क्या वांग जी सच में उसे नफरत करने लगा है सिर्फ इसलिए कि उसने वेंच को बचाया था? वो तो बस न्याय का साथ दे रहा था। ये वेंच इनोसेंट थे, इसीलिए वो इन्हें बचा रहा था। ये बोल के वहाँ विंग के फेस पर जो चमक थी वो जैसे कहीं गायब हो चुकी थी, वो बिल्कुल ही गायब हो चुकी थी। और वेनिंग भी कहीं ना कहीं वेंचिंग को देखता, कभी विंग को देखता, क्योंकि यकीन तो वेनिंग को भी नहीं हो रहा था, लेकिन वो अपनी बहन पर शक नहीं कर सकता। उसके बाद उन लोगों ने अपनी सारी डिश जो बिक चुकी थी उनको उठाया और वो वहाँ से ब्लू माउंट्स के लिए निकल चुके थे, लेकिन विंग
बिल्कुल कहीं खोया-खोया लग रहा था उसे, ना तो किसी से बात करने की इच्छा हो रही थी और ना ही उसे कुछ और करने की इच्छा हो रही थी। इसलिए जैसे वो ब्लू माउंटेन्स के अंदर गया, उसने तुरंत अपनी केव का डोर बंद किया और अपनी केव में चला गया। वहीं दूसरी तरफ वांग जी, जो वेनचिंग से मिलकर वहाँ से निकला था, वो यिनिंग के एक जंगल में आ चुका था और वो इतने गुस्से में था कि उसने अपनी बीचिन को अनसील किया और अपने आस-पास जितने भी पेड़ थे उनको काटने लगा। वांग जी इस वक़्त सच में बहुत ज़्यादा गुस्से में था और लास्टली जब वांग जी थक गया उन पेड़ों को काटते हुए, तो अपने घुटनों पर बैठ गया। उसकी आँखों से आँसू बहने लगे और जैसे मौसम ने भी उसकी इस हालत को इस हालत पर मेहरबान हुई और अगले ही पल वहाँ से ज़ोर से बिजली कड़क कर बारिश होने लगी थी और वांग जी के आँसू उस दिन की तरह ही इस बारिश में मेल्ट हो रहे थे। वांग जी ने उस आसमान की तरफ देखते हुए कहा, क्यों विंग, क्यों? आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते थे, तो तुमने मुझे वो सपने क्यों दिखाए? तुमने मेरे साथ ऐसे एक्ट क्यों किया जैसे तुम मुझसे प्यार करते हो, जैसे तुम मेरा ध्यान रखोगे? क्यों विंग? अगर तुम मेरी लाइफ में आए ही क्यों? अगर आए थे तो तुम्हें इस तरह से जानने की क्या ज़रूरत थी? क्या मैं इतना बुरा था कि तुम्हारी फैमिली को पता था कि तुम शादीशुदा हो? तुम्हारा एक बेबी था, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। तुमने इस बात का पता तक मुझे नहीं चलने दिया। क्या मैं तुम्हारी नज़रों में इस चीज़ को जानने के लायक ही नहीं था विंग? तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर तुमने मेरा दिल क्यों तोड़ा? या फिर तुम सिर्फ सभी के साथ ऐसा ही करते हो? सभी के साथ तुम ऐसे ही बिहेव करते हो? मैं तो भूल गया, तुम तो सभी के साथ अच्छे हो, सब तुम्हें पसंद करते हैं। सिर्फ मैं ही था जिसने इन सब चीज़ों को गलत तरीके से ले लिया था। मैं सच में बेवकूफ़ था। ये बोलकर वांग जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ विंग अपने केव में था और अपने बेड पर लेटा हुआ था। विंग ने अपने पास से फॉरेड रिबन निकाला जो कि वांग जी का था। उसने जब वो लोग जिनसेक्ट में मिले थे तो विंग ने वांग जी के रूम से ये फॉरेड रिबन चुराया था ताकि वो वांग जी की याद को अपने पास रख सके। क्योंकि वो वांग जी से प्यार करता है, शुरू से करता है। जब से उसने वांग जी को पहली बार देखा था, सबको लगता था कि वांग जी एक आइस प्रिंस है। वांग जी बहुत एरोगेंट है कि वो किसी से बात नहीं करता है, लेकिन सिर्फ विंग जानता था कि वांग जी अकेला है। वांग जी एरोगेंट नहीं है, वांग जी को बस अटेंशन की ज़रूरत है, वांग जी को दोस्त की ज़रूरत है, इसीलिए वो वांग जी का दोस्त बना। एंड कहीं न कहीं उसे भी लग रहा था कि वांग जी का जिस तरह से उसका बचपन गया है, तो वांगजू और उसका बचपन एक जैसा ही था। दोनों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया था और दोनों ही एक स्ट्रिक्ट रूल्स में बड़े हुए हैं। हालाँकि विंग के रूल्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे, लेकिन मैडम जिस तरह से उसे ट्रीट किया करती थी, तो वो उसे और वांगजू को अगर एक दर्जे पर रखे तो ये गलत नहीं होगा। इसीलिए विंग को लगा कि वो दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। लेकिन आज जो वेनचिंग ने कहा, वांग जी क्या उसे ऐसे देखता है? क्या वो उसे इतना लो समझता है? क्या विंग और उसने मिलकर जो वादा किया था वो वांग जी की नज़रों में कुछ नहीं था? क्या वांग जी भी इस कल्टीवेशन मॉडल की तरह समझता है कि विंग गलत है, विंग ने वेंस को बचाकर गलत किया है? या फिर वांग जी अपने क्लाइंट के लिए सब कर रहा है, उसे विंग की ये बांसुरी चाहिए। विंग यही सब सोच रहा था, उसकी आंखों से कब आंसू बह गए उसे रियलाइज़ नहीं हुआ था। विंग ने अपना सब कुछ खो दिया था। पहले उसने अपने पेरेंट्स को खोए, फिर उसने अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स को खो दिया और फिर उसने अपनी कोर खो दी सिर्फ जियांग चेंग को बचाने के लिए। उसके बाद उसने अपनी फैमिली, जो इकलौती फैमिली जियांग यानली और जियांग चेंग थे, इस कल्टीवेशन वर्ल्ड ने उसे भी उनसे दूर कर दिया और अब सिर्फ लंजा, जिसे विंग अपना माना करता था, जिसे विंग को लगता था कि वो सिर्फ वांग जी है जो उसकी दोस्त थी, जो उसके प्यार के लायक है, या फिर वो वांग जी की दोस्त थी और प्यार के लायक है। लेकिन वांग जी ने आज उसे ये सब कहकर ये बता दिया कि शायद विंग उसके भी लायक नहीं है। यही सोचकर विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। एक गलतफहमी की वजह से दोनों सोल्स टूटी हुई थी। विंग को लग रहा था कि वांग जी उससे नफरत करता है। वांग जी को लग रहा था कि विंग वांग जी को इस लायक भी नहीं समझता कि विंग ने उसे ये तक बताना ज़रूरी नहीं समझा कि विंग का एक बच्चा है, विंग की एक वाइफ है, यहाँ तक कि वो वेनचिंग की फैमिली को अपनी फैमिली मानता है। हाँ, वांग जी को पेन होता। हाँ, वांग जी शायद विंग से सवाल पूछ लेता, लेकिन क्या वो वेनचिंग को एक्सेप्ट नहीं करता? आखिर वांग जी के पास चारा ही क्या था? वो विंग के खुशी में खुश होता, लेकिन शायद विंग उसे इस लायक भी नहीं समझता था। टाइम ऐसे ही बीत रहा था और अब वेन इस बीच में जियांग यानली की शादी जिनजिशान से फिक्स हो चुकी थी। उसके बाद जियांग यानली विंग से मिलने वहाँ पर आई थी, लेकिन विंग जैसे खोया खोया रहने लगा था। उसका फेस पहले से ज़्यादा कोल्ड हो चुका था और अब तो वो वेंस भी जैसे विंग को पहचान नहीं पा रहे थे। विंग जो हमेशा प्लेफुल रहा करता था, विंग को कितना ही पेन हो, विंग कितना ही उदास हो,
वो युआन के साथ वेनचिंग, वेनिंग, रेनिवेन अंकल्स के साथ बात किया करता था, मुस्कुराया करता था, जोक्स क्रैक किया करता था। इस वजह से उस ब्रूनो मार्स का जो माहौल था वो बहुत अच्छा हुआ करता था। लेकिन उस दिन के बाद से विंग ने हंसना बंद कर दिया, विंग ने किसी से ठीक से बात करना बंद कर दिया। विंग युआन से बात किया करता था, लेकिन जब भी आसपास कोई होता तो उससे ठीक से बात नहीं वो उससे बात नहीं किया करता था। वो बस युआन से ये कहकर पीछे छुड़ा लेता था कि वो अभी बिजी है, उसे काम करना है, और वो ज़्यादा टाइम अपना केयर में बिताया करता था। वो नए नए एक्सपेरिमेंट किया करता था। विंग का दिल और ज़्यादा कोल्ड हो गया था। नहीं, वो वेंचिंग से भी उस तरह से बात किया करता था, और यही सोचकर वेंचिंग को गुस्सा आया करता था कि उसने ये सब विंग के लिए किया था और विंग उससे बात तक नहीं करता है। लेकिन वेंचिंग हार नहीं मानेगी, आखिर कब तक विंग बात नहीं करेगा। एक न एक दिन तो वो उस हंगवांग जुन को भूल ही जाएगा, फिर विंग सिर्फ उसका होगा। वेंचिंग यही सोच रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी सेल्फिश सोच ने कितनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। वही दूसरी तरफ जियांग यानी की शादी हो चुकी थी, और शादी होने के लगभग 1 साल बाद विंग को ये खबर मिली थी कि उसका नेफ्यू आ चुका है। उसके बाद जियांग यानी जब शादी अपनी वेडिंग ड्रेस विंग को दिखाने आई थी, तभी उसने विंग से एक नाम पूछा था, और वो नाम विंग ने रूलेन बताया था। पता नहीं क्यों, इतना सब कुछ होने के बाद भी विंग के लिप्स पर बस ये नाम था, रूलेन। जब ये नाम निकला था तो जियांग जियांग को गुस्सा आया था कि जियांग क्लेन के नाम में या फिर जिन क्लेन के नाम में लेन क्यों है। पर विंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, और जियांग यानी ने भी यही बर्थ नेम या जिनलिंग का रखा था। उसका कर्टसी नेम तो था जिनलिंग, एंड उसका बर्थ नेम जिनरूलेन था। पहले तो जिन गोंगशान और जिन जिशुन विंग को बुलाना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर मिंग्यांग ने जिन गोंगशान को लालच दिया कि अगर विंग यहाँ पर आएगा तो वो कुछ ना कुछ प्लॉट करेंगे और विंग की उस बांसुरी को ले लेंगे। और इस बात पर वांग जी भी आया था, क्योंकि उसे विंग को बुलाना था। उसे ये तो पता है, उसे इस चीज़ का डर नहीं है कि उसके अंकल उसे रोक लेंगे, वो ब्लू माउंट जा सकता है, लेकिन वहाँ पर जाकर वो विंग की उस फैमिली को नहीं देख पाएगा। वो विंग का किसी का हस्बैंड होना नहीं देख पाएगा, वो विंग का किसी को फादर होना नहीं देख पाएगा। वांग जी का दिल ये सब नहीं सह पाएगा, इसीलिए वो विंग को यहाँ पर बुलाना चाहता है। और वो बात ये तो अच्छी तरह से जानता है कि विंग यहाँ पर वेंजिंग या युआन के साथ नहीं आएगा, विंग यहाँ पर अकेला आएगा। इसीलिए वांग जी उसे बुलाना चाहता था, वो एक बार उससे मिलना चाहता था, एक बार उसे जी भर के देखना चाहता था। इसीलिए उसने जिन गोंगशान के सामने ये बात रखी थी। पहले पहले तो जिन जिशुन ने इस चीज़ का विरोध किया था, क्योंकि जिनजिशुन को एक कर्ज मिला था, वो था 100 होल कर्ज, और जिनजिशुन उसका जिम्मेदार विंग को मानता था। हालांकि उसने किसी को बताया नहीं था, पर कहीं ना कहीं मेंग्याओ को जिनजिशुन के बर्ताव से ये सब पता चल रहा था। इसीलिए वांग जी ने अपनी बात को जिनगोंगशान के सामने रखा, और फिर मिंग्याओ की बातें सुनकर जिनगोंगशान मान गया था। उन्होंने विंग को बुलाने की हामी कर दी थी, और उसके साथ ही विंग और मिंग्याओ ने मिलकर एक लेटर लिखा था, लेकिन उसमें जिन क्लेन का स्टाम्प नहीं लगाया गया था। उसमें लिखा गया था कि अगर विंग आना चाहे तो ठीक से आ सकता है, दावत एंजॉय कर सकता है, अपने नेफ्यू से मिल सकता है, अपनी बहन से मिल सकता है, लेकिन अगर विंग ने कुछ भी करने की कोशिश की तो विंग पर हमला करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। और नीचे नाम हंगवांग जुन का लिखा हुआ था। विंग को जब ये लेटर मिला था और नीचे जब उसने हंगवांग जुन का नाम देखा था, तो विंग सच में बहुत ज़्यादा खुश हुआ था कि वांग जी उससे मिलना चाहता है, वांग जी से बुलाना चाहता है। वांग जी का नाम देखकर विंग ने एक बार के लिए भी नहीं सोचा कि इन सब चीज़ में कोई साजिश हो सकती है, या फिर जिन क्लेन वाले कोई भी साजिश रचकर उसे वहाँ पर बुला सकते हैं। विंग ने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और विंग उस दिन जब वो सेरेमनी होने वाली थी, उससे कुछ दिनों पहले यिलिंग आया, और वहाँ से एक ब्यूटीफुल सा गिफ्ट उसने जिनलिंग के लिए। लेकिन वो गिफ्ट तो सिर्फ दिखावे के लिए था। विंग ने जिनलिंग के लिए एक ब्यूटीफुल सा एक क्रिएटिव बेल बनाया था, जिससे जिनलिंग के आसपास अगर कोई बुरी आत्मा होगी तो वो उससे लड़ सकता है। विंग पूरी तरह से तैयार था। उसने बहुत ही ब्यूटीफुल रेड एंड ब्लैक रोज पहने थे, जो कि उसने जब अपने उन लोटस सीड्स को उगाया था, अपनी रेडिश और अपने पोटैटोज को उगाया था, उससे जो पैसे आए थे उनसे विंग ने उस रोब्स को खरीदे थे, खासकर अपने नेफ्यू की सेरेमनी में जाने के लिए। उसके साथ विनिंग भी था, और वो लोग अब जिंकलैंड के लिए निकल चुके थे, लेकिन विंग को नहीं पता था कि उसके साथ ये सब हो जाएगा। जब वो लोग उस चौंची बात पर पहुँचे तो ही
वहाँ पर जिंजिशवान आ गया। वो विंग के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगा कि विंग ने उसे $100 कर्ज दिया है, और भी बहुत कुछ वो विंग को बोलने लगा, उसके पेरेंट्स के बारे में, जियांग क्लैन के बारे में। और सबसे ज़्यादा जिंजिशुन का जो फेवरेट डायलॉग था वो था कि विंग एक सर्वेंट का बेटा है, उसने जियांग चैंग का साथ नहीं दिया, और भी बहुत कुछ। और इस चीज़ ने विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया था। वो खुद को कंट्रोल कर रहा था कि वो जिंजिशुन को कुछ न करे, क्योंकि उसने खुद से वादा किया था कि वो अपनी बहन के इस ओकेजन पर कोई भी काम नहीं करना चाहता, ना ही वो कोई खून खराबा चाहता है, ना ही वो दुनिया की नज़रों में फिर से आना चाहता है कि यीलिंग पैट्रियार्क ने ये कर दिया, यीलिंग पैट्रियार्क ने वो कर दिया, यीलिंग पैट्रियार्क ने अपनी बहन की बेटे की सेरेमनी तक नहीं होने दी। विंग ये सब नहीं चाहता, वो बस एक पीसफुल सेरेमनी चाहता था। अपने भाई से और अपनी बहन से वो मिलना चाहता था, वो वांग जी से मिलना चाहता था। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं जो हमारे बिल्कुल दुश्मनी होते हैं, और वैसे थे जिंजिशुन। ये बात जब जिंजिशुन को पता चली थी कि जिंजिशुन विंग से लड़ने गया है, तो तुरंत वहाँ पर गया हुआ था, क्योंकि वो जानता था कि यान ली के लिए विंग कितना मैटर करता है, और जिंजिशुआन कैसा इंसान है, वो गुस्से में कुछ भी कर सकता है। इसलिए जिंजिशुआन उन लोगों को विंग और जिंजिशुन के बीच में जो कुछ भी था उसे सॉल्व करने गया था। लेकिन यही उसकी सबसे ज़्यादा, या फिर से कहेंगे सबसे बड़ी शायद गलती थी, क्योंकि जैसे ही वो वहाँ पर गया था, विंग तो फ्लूट बजाए रहा था जिंजिशुन के लोगों को रोकने के लिए, लेकिन अगले ही पल विंग को कोई और फ्लूट भी सुनाई दी। और वेनिंग जो सिर्फ अभी तक विंग की फ्लूट का आदेश मान रहा था, वो अब उस दूसरे फ्लूट का भी आदेश मानने लगा था, और वो बहुत ही क्रूरटी के साथ उन लोगों को मारने लगा था। विंग को जब रियलाइज़ हुआ कि वो बांसुरी बजाए या ना बजाए, वेनिंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वेनिंग किसी और के आदेश से ही चल रहा है, इसलिए विंग ने वेनिंग को रोकने की कोशिश की, लेकिन वेनिंग आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था और जिंजिशुन को मार चुका था। ये देखकर विंग को यकीन नहीं हो रहा था। फिर उसने जिंजिशुआन की तरफ देखा, जो भी वेनिंग को रोकने की कोशिश कर रहा था, और विंग को समझ चुका था कि अगर उसने अभी जिंजिशुआन को यहाँ से नहीं निकाला तो वो होगा जिसकी विंग ने कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए विंग ने अपनी आंखें बंद की। फिर दोबारा उसने अपनी आंखें खोली और अपनी लिप्स पर अपनी उस चेंचिंग को रखा, एक ऐसी धुन बजाई जो कि इतनी ज़्यादा डरावनी थी और इतनी ज़्यादा ईयर पिकरिंग वो धुन थी कि एक पल के लिए वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे उन सब ने अपने कानों पर हाथ रख लिए, यहाँ तक कि जिंजिशुआन ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। लेकिन लगभग 5 मिनट तक बजाने के बाद अगले ही पल उस फ्लूट में से लगभग 3 से 4 ब्लैक स्मोक की तरह कुछ निकला, और जब वो लोग उस फ्लूट में से निकले तो वो चारों बिल्कुल किसी सोल की तरह हो गए, और उन लोगों ने फुल रेड ड्रॉप्स पहन रखे थे। उनकी आंखें इतनी नैरो थी और उनकी आंखें भी रेड लग रही थी। बाल बहुत ज़्यादा लंबे थे। उनका जो नीचे का शरीर था वो तो साफ नहीं था, लेकिन उनका जो ऊपर का शरीर था वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वो चारों मेन लग रहे थे। विंग ने उन चारों की तरफ देखा और जिसे फ्लूट बजाते हुए उनको आदेश दिया, और अगले ही पल वो चारों लोग जिंजिशुआन की तरफ गए। एक पल के लिए तो जिंजिशुआन की सांसें अपने गले में ही अटक कर रह गई थी जब वो चारों घोस्ट उसके पास आए थे, लेकिन अगले ही पल उन घोस्ट ने जिंजिशुआन को चारों तरफ से घेर लिया, और अगले ही पल जिंजिशुआन हवा में था और वहाँ से ले जाया जा चुका था। विंग ने जब ये देखा तो उसने गहरी सांस ली और अपने फ्लूट बजाना बंद कर दिया। विंग ने अपनी पूरी एनर्जी का यूज़ कर दिया था, वो बहुत ज़्यादा थक चुका था, इसलिए वो अपने घुटनों पर गिर गया। लेकिन अभी विंग को रुकने का टाइम नहीं था, और जैसे ही जिंजिशुआन को वहाँ से ले जाया गया, विंग ने महसूस किया कि जो उस फ्लूट के उसकी खुद की फ्लूट के अलावा बज रही थी वो बंद हो चुकी थी, और अब वो और आवाज़ नहीं आ रही थी, और वो वेनिंग जो बेकाबू हो चुका था वो भी जैसे कंट्रोल में आ चुका था। विंग खड़ा हुआ, उसने वेनिंग की तरफ देखते हुए कहा, वेनिंग तुमने क्या किया? तुमने जिंजिशुन को क्यों मार दिया? मैंने उसे सिर्फ घायल करने के लिए कहा था, मैंने तुम्हें उसे मारने के लिए कभी नहीं कहा था। ये सुनकर वेनिंग ने विंग की तरफ देखा, उसे तो यकीन नहीं हो रहा था। वेनिंग की आंखों में आंसू आ गए। उसने विंग की तरफ अपने घुटनों पर बैठते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए मास्टर वी, लेकिन मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ, मुझे लगा कि कोई मुझे आदेश दे रहा है। यह सुनकर विंग ने वेनिंग की तरफ देखा, और अब उसे पता चल गया था कि अगर जिंजिशुन मरा है तो बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। तो उसने इसीलिए वेनिंग की तरफ देखते हुए कहा, अब हम जिनक्लेन नहीं जा सकते, हमें वापस जाना होगा, हमें वापस जाना होगा, हम जिनक्लेन नहीं जा सकते। यही बोलकर वो वेनिंग को लेकर वापस वहाँ से ले जा चुका था। लेकिन शायद किसी ने ये प्लानिंग कर रखी थी, या फिर कहें कि शायद किसी को बहुत ज़्यादा ही यकीन था कि जिंजिशुआन यहाँ पर मरेगा, इसलिए इससे पहले कि जिंजिशुआन जिनक्लेन पहुँच पाता, उससे पहले ये न्यूज़ कि यीलिंग पैट्रियार्क ने, द ग्रेट इनफेमस यीलिंग लाओज़ू ने जिंजिशुआन और जिंजिशुन की हत्या कर दी है। ये खबर जैसे ही जिनलिंगताई पहुँची थी, जिनलिंगताई में जैसे
अफरा तफरी मच चुकी थी। सभी लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे थे और जिनगोंगशान को तो ऐसा लग रहा था जैसे उसके दोनों पैर ही टूट गए हों। वो अपनी जगह पर खड़ा तक नहीं हो पाया जब उसे न्यूज़ मिली थी। और जैसे ही न्यूज़ मिली थी उसने वेन क्लैन पर या फिर कहे कि ब्लू मार्स पर हमला करने के लिए अपने आदमी भेज दिए थे। और यहाँ तक नहीं, और भी जो क्लैन्स थे जो जिन क्लैन के अंडर थे, जिनगोंगशान ने उनको भी आदेश दे दिया था और वो लोग भी वेन क्लैन वहाँ पर हमला करने के लिए चले गए थे। इसीलिए जब विंग और वेनिंग वहाँ पर पहुँचे तब तक वहाँ पर कोई भी नहीं था, एक सिंगल पर्सन भी ब्लू मार्स में नहीं था। वेनिंग और विंग ने पूरा ब्लू माउंटेन ढूंढ खोदा लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। ना तो वहाँ वेंचिंग थी, ना वहाँ पर युआन था, ना वहाँ पर ग्रेनी वेन थी, ना वहाँ पर अंकल थे, ना ही वहाँ पर वो जो और लोग रहते थे, कोई भी वहाँ पर नहीं था। बल्कि वहाँ पर जितने भी चीज़ें थी उनको बर्बाद कर दिया गया था। और ये देखकर विंग को ऐसा लग रहा था जैसे वो हार गया हो। और अगले ही पल विंग को बहुत सारे लोगों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। वेन्नी ने जैसे ही सुना वो विंग के सामने एक शील्ड की तरह खड़ा हो गया। लेकिन विंग इतना वीक हो चुका था कि वो अपनी जगह पर खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। वो उस ब्लू मार्स में जो बहुत बड़ा टेम्पल था उसके बाहर सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। उसने सामने की तरफ देखा तो जिन क्लेन एंड 2 से 3 छोटे क्लेन के लोग उसके सामने खड़े हुए थे। वहाँ पर लेन क्लेन जियांग चेंग भी था और मेंग्याओ था, मेंग्याओ और शूशे था। विंग ने जब ये देखा तो उन्हें सबकी तरफ देखा लेकिन वहाँ पर उसे वांग जी नजर नहीं आया। विंग को थोड़ा सा गुस्सा वांग जी पर भी आ रहा था और उस थोड़ा सा नहीं, उसे यही लग रहा था कि ये सब वांग जी का क्या डरा है। शायद वांग जी को ये सब पहले पता था कि चौंसी पात पर क्या होगा, क्योंकि उस लेटर में वांग जी का ही नाम लिखा हुआ था। और ये चीज़ वांग जी ने ही यही थी कि वो विंग के अकॉर्डिंग तो वांग जी ने ही विंग को उस त्यौहार में उस ओकेजन पर बुलाया था। तो इसीलिए विंग को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इसका मतलब वांग जी जानता था कि जिंजीशुन को लेकर उन लोगों ने जो भी प्लान किया था वो वांग जी जानता था। और शायद वहाँ पर जिंजीशुआन को मारने की योजना भी किसी ने बनवाई थी और उसमें भी वांग जी का हाथ था। पर वांग जी से क्यों करेगा, उसे नहीं पता कि वांग जी से इतनी नफरत करने लगा है कि वो विंग को पकड़ने के लिए इतना ज़्यादा गिर सकता है या फिर वो इतना सब कुछ कर सकता है। विंग के दिमाग में उस वक्त वो ब्लैक एनर्जी आ रही थी, इसलिए वो कुछ सोच नहीं पा रहा था कि कौन अपना है कौन पराया है और कौन क्या कर सकता है या फिर कोई ये नहीं कर सकता। विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने उन सब की तरफ देखते हुए कहा, ओह, तुम लोग जो करना चाहते थे वो तुम लोगों ने कर दिया। तुमने मेरा प्राइड तोड़ दिया कि मैं कमज़ोर लोगों को बचा सकता हूँ, लेकिन तुमने उन लोगों को उन्हें यहाँ से ले गए और अब तुम लोग उन्हें सज़ा दोगे, क्योंकि मैं तुम लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ। मैंने आज तक तुम जैसे क्रूर लोग नहीं देखे। ये सुनकर सभी लोग विंग की तरफ देख रहे थे। हालांकि जियांग चेंग की आंखों में कंसर्न था एंड लेंशियन भी विंग को लेकर कंसर्न नहीं थे, लेकिन नी मिंगजू एंड मेंग्याओ और बाकी जो क्लैन थे वो गुस्से में थे। मेंग्याओ ने आज्ञाते हुए कहा, शीलिंग लाओजो, आप ये सब कैसे कर सकते हो? आपने मेरे दोनों भाइयों को मार दिया। आपने पहले जिंजीशुन को मारा और फिर आपने जो जिंजीशुआन आपको बचाने गया था आपने उसे ही मार दिया। तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो यीलिंग पेट्रियार्क? हमने कभी सोचा भी नहीं था कि वो विंग जो सबकी मदद करता है वो इतना क्रूर हो सकता है। ये सुनकर विंग ने मेंग्याओ की तरफ देखा, क्योंकि उसने तो जिंजीशुआन को बचा दिया था। तो क्या जिंजीशुआन के वहाँ पहुँचने से पहले ये खबर फैल गई कि जिंजीशुआन मर चुका है? और विंग जिससे ये सुना वो हंसने लगा। वो हंसी इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि वहाँ पर खड़े हर सिंगल पर्सन की बॉडी में शिवर दौड़ रहा था। उसने सब विंग की तरफ देख रहे थे कि आखिर ये सब हुआ क्या है। विंग ने हंसते हुए कहा, तो तुम्हें लगता है कि मेंग्याओ तुम्हें पता है मैंने तुम्हें जिन क्लैन का सबसे समझदार इंसान माना था। मुझे लगा था कि जिनगोंगशान सिर्फ अय्याशी कर सकता है और जिनजीशुआन भी बचपन से ही एक सिल्वर स्पून लेकर अपने माउथ में पैदा हुआ है, तो उसे भी कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन तुम्हें भी बहुत इंटेलिजेंट मानता था, लेकिन अभी तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हें में इंटेलिजेंस कुछ है ही नहीं। तुम अपने ही प्लान में फंस गए। ये सुनकर मेंग्याओ की आंखें बड़ी हो गई। वो सबकी तरफ अपने कॉर्नर ऑफ आई से सबकी तरफ देखने लगा। तभी निमिंगजू ने आगे आते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो? आखिर उसने कौन सा प्लान बनाया था और तुमने जो कुछ भी किया तुम्हें उस चीज़ का थोड़ा सा भी रिग्रेट है? तुमने जिन क्लैन के हायर, यहाँ तक कि तुम्हें तो इस चीज़ की भी शर्म नहीं आई कि वो तुम्हारा ब्रदर इन लॉ था, वो तुम्हारी बहन का पति था, तुमने अपनी बहन को विधवा कर दिया, तुम्हें शर्म नहीं आई? ये सुनकर विंग ने निमिंगजू की तरफ देखा और फिर वो खड़ा उसने ताली बजाते हुए कहा,
ओह, तो कुल प्रमुख ने आप भी यहाँ पर हैं, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सुनकर निमिंगजू ने कहा, तुमने जो कुछ भी किया है मैं उसका बदला लेने आया हूँ। ये सुनकर विंग ने हंसते हुए कहा, वो मेरा ब्रदर इन लॉ था, मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, आपको उससे क्या प्रॉब्लम है? आपको यहाँ तो जिंजीशुआन दिख गया कि वो मासूम था, आपको वेंस नहीं दिखी जो मासूम थे, आखिर उन लोगों की गलती क्या थी? ये सुनकर निमिंगजू चुप हो गए। उन्होंने विंग ने निमिंगजू की तरफ देखते हुए कहा, आप जैसे लोग जो खुद को बहुत न्याय समझते हो, आपको लगता है कि आप इतने न्याय पर्सन हो कि आप जो करते हो न्याय होता है, लेकिन आपको पता भी है जो मासूम लोग थे उस दिन जब जिन रूहान को मारा गया था, उसके कुछ दिन बाद आपने जब मेंग्याओ को उन लोगों से बात करने के लिए कहा था कि कौन मासूम है या फिर कौन जिनक्लेन का सैनिक है, तो आपके प्यारे मेंग्याओ ने किसी को नहीं छोड़ा, इसने एक रूम में बंद कर उन सबको मार दिया था। ये सुनकर निमिंगजू ने मेंग्याओ की तरफ देखा और मेंग्याओ के सिर पर पसीना आने लगा था। विंग ने निमिंगजू की तरफ देखा, आपको बस पावर चाहिए, आप लोग सिर्फ पावर के लिए लड़ते हो, आप लोगों ने इतने जो बड़े बड़े क्लेंस खड़े कर रखे हैं, आप में से कोई भी उनमें से न्याय नहीं करना चाहता, आप सभी लोगों को बस पावर चाहिए। और आपको क्या चाहिए? मेरी चेंचिंग ये तो आपको आज मिलेगी नहीं, कल मिलेगी। तुम लोगों ने यही सोचकर उस चोनचिपाल पर जिस्ट को भेजा था कि मुझे मारकर आप लोग इस चेंचिंग को ले लोगे। तो एक बात याद रखना, ये विंग की चेंचिंग है, ये यीलिंग पेट्रियार्क की जगह है, यानी यीलिंग पेट्रियार्क का वेपन है। आप लोग कुछ भी कर लो, अगर आप लोगों को मुझे मारना है तो आप मुझे मार सकते हो, लेकिन ये चेंचिंग मेरे साथ दफन होगी। समझ में आया आप लोगों को? ये बोलकर उसने उन सबकी तरफ देखा और जियांग चेंग की फेस सच में कंसर्न था। वो आगे आकर विंग से बात करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही मिंग्याओ ने अपने एक सैनिक को इशारा किया और उस सैनिक ने अपने एक तीर से विंग पर हमला कर दिया, लेकिन उससे पहले कि वो तीर विंग के ऊपर लग पाता, अगले ही पल वांग जहाँ पर खड़ा था उसने उस तीर को अपनी बीचिन से काट दिया था और वो तीर दो टुकड़ों में होकर नीचे गिर चुकी थी। और ये देखकर वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे उन लोगों ने एक पल के लिए अपनी सांसें रोक ली, क्योंकि सामने वांग जुन खड़े हुए थे। विंग ने जब वांग जी को देखा तो उसे सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन विंग के घुटनों में कोई जान नहीं बची थी, इसलिए वो फिर से गिर गया। वांग ने जब देखा कि विंग फिर से अपने घुटनों पर गिर गया है तो वो विंग के पास गया। उसने विंग के शोल्डर को पकड़ते हुए कहा, वी क्या हुआ है तुम्हें? क्या तुम ठीक हो? और चुंचपात पर क्या हुआ था? तुम वापस क्यों आ गए? तुम जिनक्लेन क्यों नहीं आए? ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा, उसकी आंखें लाल थी। उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, वाह वांग जुन, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इतनी अच्छी एक्टिंग कर सकोगे। मैंने कल्टिवेशन वर्ल्ड में सब लोगों को देखा था और मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा था कि तुम हमेशा न्याय का साथ दोगे। तुम भले ही अन्याय का साथ नहीं दोगे तो तुम चुप रहोगे, लेकिन तुम अन्याय कभी नहीं करोगे, लेकिन तुमने किया। वो लेटर तुमने मुझे भेजा था ये जानते हुए भी कि ये जिनक्लेन वाले क्या प्लान कर रहे हैं। तुम चाहते थे कि ये लोग मुझे मार दे और तुम भी मेरी चेंचिंग लेना चाहते थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अगर तुम ये चाहते थे तो कांग्रेस वांग जुन हो, ये सब हो चुका है। उन सभी वेनक्लेन लोगों को जिनक्लेन ले जा चुका है और अब ये सब यहाँ पर मेरे फ्रूट लेने आए थे। लेकिन एक बात याद रखना, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, मेरी फ्लूट मेरे साथ दफन होगी। ये मैंने अपनी मेहनत से, अपनी पावर से, अपने टैलेंट से बनाया था और ये सब तो मैं तुम्हें नहीं देने वाला। वांग ने जब ये सुना तो उसने वी की तरफ देखते हुए कहा, वी, मुझे तुम्हारी फ्रूट नहीं चाहिए, मुझे वो कभी नहीं चाहिए थी और ना ही मुझे पता था कि वो लोग चंचपात पर ये सब करने वाले थे। मैं तुम्हें जिनक्लेन बुलाना चाहता था क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम अपनी बहन से कितना प्यार करते थे और मैं तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन मैंने वो सब नहीं किया। मैं सिर्फ तुम्हें वहाँ पर बुलाना चाहता था, तुमसे मिलना चाहता था। ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, मैं जानता हूँ इस वक्त तुम गुस्से में है क्योंकि तुम्हारी फैमिली यहाँ पर नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने ये सब किया है, अगर तुम्हें सच में लगता है कि मैंने चंचपात पर ये सब करने में जिनक्लेन वालों की मदद की है, तो मैं हंगवांग जुन तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी वाइफ वेंचिंग और तुम्हारे बेटे युआन को मैं लेकर आऊँगा और उन्हें एक खरोच तक नहीं आने दूंगा, भले ही मुझे इस चीज़ के लिए इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के खिलाफ क्यों न जाना पड़े। ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी हो गई, लेकिन इससे पहले वो कुछ कह पाता, वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन उससे पहले तुम्हें यहाँ से ले जाना होगा, लेकिन नहीं तो ये लोग तुम्हें छोड़ने नहीं वाले। यही बोलकर उसने विंग के हाथ को पकड़ा और अगले ही पल उसने अपने पास से एक तलिस्मान निकाला और
उस तालिस्मान को उन सभी खड़े लोगों के सामने फेंका रख दे, पर उन लोगों को ऐसा लगा जैसे उनकी आंखों में कुछ चला गया हो। और जब वो धूल उनकी आंखों के सामने से साफ हुई, ना तो वहाँ यीलिंग पेट्रियार्क था, ना ही वहाँ हंग जुन था, और ना ही वहाँ पर वेन्निंग थे। वहाँ पर कोई नहीं थे। ये देखकर दो लोगों को रिलीफ फील हुआ था। वो थे लेंशियन और जियांगचेंग। वही निमिंगजू अभी भी विंग ने जो बातें कही थी उनको लेकर कंफ्यूज था। उसने मेंग्याओ की तरफ देखते हुए कहा, मेंग्याओ, यीलिंग पेट्रियार्क क्या कर रहा था? मैंने तो कहा था कि उन लोगों को तुम यहाँ से दूर भेज सकते हो क्योंकि वो लोग मासूम थे। क्या तुमने उन लोगों को मरवा दिया था? ये सुनकर मेंग्याओ के सिर पर पसीना आ रहा था। लेंशियन भी मेंग्याओ की तरफ क्वेश्चनिंग गेज की तरफ देख रहे थे, लेकिन मेंग्याओ भी यहाँ नहीं रुक सकता। उसे अपने फादर के पास जाना होगा और जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके उन वैनग्रेन वालों को फांसी दिलवानी होगी या फिर उन्हें मारना होगा। नहीं तो मेंग्याओ ने जो कुछ भी किया था, जो प्लान बनाया था, वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बिना कोई जवाब दिए ही मेंग्याओ वहाँ से जा चुका था। और ये सब देखकर निमिंगजू की मुट्ठियाँ भी सही थी। वहीं दूसरी तरफ वांग जी ने विंग को यांगली के पास छोड़ दिया था, जहाँ पर जिंजिशुआन भी अब पहुँच चुका था। यानले को जब ये बात पता लगी थी कि जिंजुशान की मौत हो चुकी है तो सच में बहुत ज़्यादा टूट गई थी। लेकिन जब लोगों ने कहा कि विंग ने उसे मारा था तो यानले को यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन वो सच में बहुत ज़्यादा टूट गई थी क्योंकि उसने जिंजुशान से प्यार किया था और उनका बेबी अभी 1 महीने तक का नहीं हुआ था और उसके फादर की मौत हो चुकी थी। तो ये किसी के लिए भी एक बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन वो ये सब सोच रही थी, वो जिंजुशान की मौत का दुख मनाए रही थी और अगले ही पल उसके सामने जिंजुशान खड़ा हुआ था। और ये देखकर यानले को बहुत ज़्यादा रिलीफ हुआ था। और जियांगचेंग ने भी जब जिंजुशान को देखा था तो वहाँ से जा चुका था क्योंकि उसे समझ में आ रहा था कि ये जो सब कुछ भी हो रहा है वो कोई ना कोई कर रहा है और विंग पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, इसलिए वो विंग को बचाने के लिए जा रहा था। और तब तक वांग जी अब यहाँ पर आ चुका था। उसने विंग को यहाँ लिया और जिंजुशान के पास छोड़ा। और इससे पहले कि विंग वांग से कुछ पहुंच पाता, वो वांग जी की उस गलतफहमी को क्लियर कर पाता कि विंग की शादी वेनचिंग से नहीं हुई है और ना ही वेनिंग ना ही युआन उसका बेटा है। उससे पहले ही वांग जी वहाँ से जा चुका था। और विंग वहाँ पर डम्फाउंडेड खड़ा हुआ था। वो बस यही प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था कि वांग जी ने ये क्या कहा, वेनचिंग उसकी वाइफ कब से हो गई और युआन उसका बेटा। विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन वांग जी वहाँ से जा चुका था। और वांग जी अगली बार जब आया था तो वो था जिंग क्लेन का वो बहुत बड़ा सा एक ग्राउंड जिसमें सभी वेंस को खड़ा किया गया था और उनको मारने की तैयारी की जा रही थी। वांग जी उन सभी वेंस के सामने खड़ा हुआ। वहाँ पर युआन भी था, क्लेनी वेन थी, वेनचिंग थी, सभी लोग वहाँ पर थे। वांग जी ने उन सबके सामने खड़े होते हुए कहा, सामने खड़ा हुआ और वो जिंजिशुआन की तरफ देखते हुए कहा, जिनगोंगशान, तुम ये सब नहीं कर सकते। ये सुनकर जिनगोंगशान ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, हंगवांग जुन, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने आने की और मुझे अपने नाम से बुलाने की? तुम्हें पता भी है इन लोगों ने क्या किया था? तुम्हें पता भी है इन लोगों के मालिक ने मेरे बेटे के साथ क्या किया था? उन लोगों ने जिनजुशान को मार दिया है। तो तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं उन्हें छोड़ दूंगा? और ये तो सिर्फ शुरुआत है। एक बार इन वेंस को मारने के बाद मैं उस विभूषण को भी इतनी बुरी मौत दूंगा कि वो दोबारा जन्म लेने से पहले 100 बार सोचेगा। ये सुनकर वांग जी की मुट्ठियाँ बिछ गई। उसने जिनगोंगशान की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा बेटा जिंजिशुआन एकदम सही सलामत है, उसकी मौत नहीं हुई है। अगर तुम्हें बात का पता ना हो तो तुम्हें किसी भी चीज़ पर एक्शन नहीं लेना चाहिए। और दूसरी बात, विंग ने कुछ गलत नहीं किया है। जिंजिशु उसे मारना चाहता था तो उसने सिर्फ इसलिए उसे मारा था क्योंकि वो खुद को बचाना चाहता था। और मुझे नहीं लगा कि किसी भी जगह ये लिखा है कि अगर सेल्फ डिफेंस में किसी सामने वाले की मौत हो जाए तो वो गलत होती है, वो हत्या होती है। अगर जिंजिशुन को मरना नहीं था तो उसे विंग से उस चुनसी बाद में लड़ना नहीं चाहिए था। ये सुनकर जिनगोंगशान चुप हो गया क्योंकि वांग जी सही कर रहा था और उसे ये रिलीफ मिला था कि जिंजिशुआन जिंदा था। लेकिन फिर भी जिनगोंगशान ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, कुछ भी हो लेकिन ये वेंस है और इन्हें मरना होगा। वेंस को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। सैनिकों, इन पर हमला करो और अगर हंगवांग भी इन्हें बचाने की कोशिश करे तो इन्हें भी मार दो क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ अगर लेनचिरेन को मैं कहूँगा तो मेरी बात अच्छी तरह से मान लेगा कि लेनवांग जी ने क्या करने की कोशिश की थी। ये सुनकर वांग जी की मुट्ठियाँ बिछ गई। उसने गोंगशान की तरफ देखते हुए कहा, मेरे जीते जी तुम इन वेंस को हाथ भी नहीं लगा सकते। यही बोलकर वांग जी उन जिन क्लेन के सैनिकों के साथ लड़ने लगा था। वहीं दूसरी तरफ विंग को पता नहीं क्यों पर बहुत बेचैनी हो रही थी। नहीं, वो यहाँ पर नहीं रुक सकता। और अगले जो वो लोग जिंजिशुआन और यानले के साथ खड़े हुए थे तो एक सैनिक वहाँ पर आया और उसने बताया कि ग्राउंड में क्या हो रहा है। हंगवांग जुन सभी जिन सैनिकों के खिलाफ लड़ रहे थे, वो भी वेंस को बचाने के लिए। ये सुनकर विंग अब वहाँ पर खुद को रोक ही नहीं पाया, वो जाने ही वाला था। लेकिन उससे पहले ही जियांग यानली ने उसे रोक लिया और जिंजिशुआन और जियांग यानली भी वहाँ से उसके साथ जा चुके थे। और
जियांग याली ने जिनलिंग को अपनी मदर इन लॉ को दे दिया था और बिना कुछ कहे ही वो वहाँ से जा चुकी थी। तब तक मेंग्याओ जिनगोंगशान के पास आ चुका था। यांगजिंग और लेनचेन भी वहाँ पर आ चुके थे। लेनचेन ने जब अपने भाई की ऐसी हालत देखी कि वांगजी सबसे अकेला लड़ रहा है और लेनचेन को अच्छी तरह से पता था कि वांगजी किनके लिए लड़ रहा है, वो सिर्फ विंग के लिए लड़ रहा है। लेकिन तभी विंग भी वहाँ पर आ चुका था क्योंकि वांगजी अकेला लड़ रहा था, कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। लेनचेन और जियांगचिंग ने भी अपनी अपनी तलवारें खोली थी, वो भी वांगजी की मदद करना चाहते थे क्योंकि जियांगचिंग तो विंग को बचाना चाहता था और विंग अगर इन रिफ्यूजीज को बचाना चाहता था तो जियांगचिंग भी इनको बचाने की कोशिश करेगा। वही दूसरी तरफ लेनचेन अपने भाई को ऐसे ही लड़ता हुआ नहीं देखना चाहता था। तभी वेनचिंग ने मेंग्याओ की तरफ देखते हुए कहा, मेंग्याओ तुम ये क्या कर रहे हो, हम लोगों का सौदा हुआ था, तुम उस सौदे को भूल कैसे सकते हो। और ये सुनकर अब सभी लोग रुक चुके थे। वांगजी भी रुक गया था और जियांगचिंग और लेनचेन जो लड़ रहे थे वो भी रुक गए थे। तभी मेंग्याओ ने वेनचिंग की तरफ देखते हुए कहा, कौन सा सौदा मिस वेन, मैंने तो आपसे कोई सौदा नहीं किया। और ये बोलकर मेंग्याओ के फेस पर एक स्मित था। वेनचिंग ने मेंग्याओ की तरफ देखते हुए कहा, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो लियांगफेंग जुन, हम दोनों के बीच में सौदा हुआ था कि तुम अगर हम लोगों को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें विंग की फ्रूट ला कर दूंगी। तो तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुमने हमें क्यों पकड़ा है। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं विंग की फ्रूट तुम्हें ला कर दूंगी और उसके बदले में तुम मुझे विंग और युआन और वेनिंग को जाने दोगे। ये सुनकर मेंग्याओ ने वेनचिंग की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन मिस वेन आप बोल रही हैं, आपको पता भी है कि आप क्या बोल रही हैं, आपने मुझे यीलिंग पेट्रिया की फ्रूट ला कर दी कहाँ। ये सुनकर वेनचिंग ने कहा, मैंने तुमसे वादा किया था कि जब मैं लेकर आऊँगी मैं तुम्हें कैसे भी वो फ्रूट ला कर दूंगी, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मेरी फैमिली को हार्म नहीं कर सकते। और ये सुनकर तो वांगजी, शिचेन और जियांगचिंग अपनी जगह पर ही फ्रोज थे। वांगजी ने वेनचिंग की तरफ देखते हुए कहा, मिस वेन आप ये क्या कर रही हैं, अब विंग की फ्रूट इन्हें कैसे दे सकती हैं। विंग की वो उसकी खुद की फ्रूट है, वो खुद किसी को नहीं देना चाहता और आप दिन को फ्रूट कैसे देना चाहती हैं। ये सुनकर वेनचिंग ने वांगजी की तरफ देखा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि मेंग्याओ ने उनके सौदे को तोड़ा था। वेनचिंग ने मेंग्याओ से एक सौदा किया था कि वो विंग के फ्रूट को मेंग्याओ को ला कर देगी और उसके बदले में मेंग्याओ उन लोगों को जाने देगा और वो विंग के साथ एक अच्छी सी लाइफ बिताएगी। लेकिन यहाँ पर मेंग्याओ उसका सौदा को तोड़ रहे, इसलिए वेनचिंग बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। उसने वांगजी की तरफ देखते हुए कहा, आप चुप रहिए वांग जुन, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता है। मुझे विंग के उस फ्रूट का कोई लालच नहीं है, मुझे बस अपने हस्बैंड के पास रहना है, मुझे बस विंग के साथ रहना है। उसके लिए अगर मुझे फ्रूट क्या कुछ भी देना पड़े तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। और ये सुनकर वांगजी को यकीन नहीं हो रहा था कि वेनचिंग थी, वो फ्रूट विंग की मेहनत थी, उसी के से तो विंग ये सब किया करता था। हाँ, वांगजी को अभी तक ये नहीं पता कि विंग के पास उसकी कोड नहीं थी, लेकिन फिर भी विंग ने कहा था कि उसने वो खुद बनाई है, उसने अपने टैलेंट से उस फ्रूट को बनाया है, तो वेनचिंग ये सब कैसे कर सकती थी। यही सोचकर वांगजी शौक था। यही वेनचिंग गुस्से में थी। तभी अचानक ही किसी ने जोर से वांगजी का नाम लिया और ये सुनकर वांगजी ने गेट की तरफ देखा, जहाँ से उस बहुत बड़े ग्राउंड के गेट में सामने विंग, जिंजीशुआन यान खड़े हुए थे। वांगजी ने विंग को देखा तो वो डर गया कि विंग यहाँ पर क्या कर रहा है, सभी क्लैंस के लोग यहाँ पर हैं, अगर उन लोगों ने विंग को कुछ कर दिया तो इसलिए वांगजी विंग के पास जाना चाहता था। लेकिन पहले कि वांगजी विंग के पास जाता, वेनचिंग ने जब विंग को देखा तो और फिर उसने वांगजी और विंग के उस इंटरेक्शन को देखा, इसलिए उससे पहले कि वांगजी जा पाता वेनचिंग खुद दौड़कर उसने जाकर विंग को हक कर लिया। और ये सब सभी के लिए एक बहुत बड़ा शौक था कि वेनचिंग ने विंग को हक किया हुआ है। विंग खुद शौक था और वांगजी जिसके कदम बड़े ही थे, जब उसने ये सब देखा तो अपनी जगह पर ही रुक गया और उसने खुद को ही सोचते हुए कहा, लेकिन वांगजी तुम क्या सोच रहे थे, वो इंसान तुम्हारा नहीं है, वो इंसान अब किसी और का है, तुम सिर्फ उसके दोस्त हो। ये सोचकर वांगजी की आंख से एक आंसू बह गया था। इस बीच में उसने ध्यान नहीं दिया और मेंग्याओ ने अपने एक सैनिक को इशारा किया और अगले ही पल वो सैनिक वांगजी पर हमला करने ही वाला था, लेकिन विंग ने तुरंत वांगजी को देख लिया और फिर से उसने वांगजी का नाम लिया, लंजा बचो। वांगजी ने जब विंग का नाम सुना तो वो घूम गया, लेकिन वो वार तो वांगजी पर हुआ, लेकिन वो उसकी सिर्फ आर्म पर हुआ, पर आर्म पर भी बहुत गहरा वांगजी को कट लग चुका था और वांगजी के हाथ से खून बह रहा था। विंग ने जैसे ही ये देखा उसने अगले ही पल वेनचिंग को खुद से पुश किया और वो वांगजी की तरफ दौड़ गया था। वांगजी पहले ही इतना ज़्यादा लड़ रहा था कि वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। वांगजी ग्राउंड पर गिरने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वो गिर पाया था विंग ने वांगजी को थाम लिया और उसने वांगजी की तरफ देखा। वांगजी ने अपनी आधी खुली आंखों के साथ विंग की तरफ देखते हुए कहा, वी
तुम इन लोगों को लेकर यहाँ से जा सकते हो। मैंने इन लोगों को बचा लिया है और अब तुम्हारा भाई और तुम्हारी बहन यहाँ पर हैं, वो तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। तुम इन लोगों को लेकर यहाँ से जा सकते हो और मैं लड़ सकता हूँ, मैं इतना वीक नहीं हूँ। ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, लंजा तुम ये क्या कर रहे हो? ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, मैं सही कह रहा हूँ विंग, तुम अपनी वाइफ और अपने बच्चे को लेकर यहाँ से जाओ। युआन और वेंजिंग को लेकर तुम जाओ यहाँ से, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या लेनवांग जी? मैं तुमसे कितने देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वेंचिंग मेरी वाइफ नहीं है। वो मेरी वाइफ कैसे हो सकती है? जबकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मैं वेंचिंग से शादी क्यों करूँगा? और ये सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी लोग शांत हो चुके थे और वांग जी, जिसे ऐसा लग रहा था कि उसे उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। विंग ये क्यों कह रहा है कि उसने वांग जी की शादी नहीं की, उसने वेंचिंग की शादी नहीं की। अगर उसने वेंचिंग की शादी नहीं की तो वेंचिंग ने उसे क्यों कहा था कि उसने शादी कर ली, यहाँ तक कि उनका बेटा तक है। वेंचिंग ने उन दोनों इतना बड़ा झूठ वांग जी से क्यों बोला था? वांग जी को नहीं समझ में आ रहा था। वहीं वांग जी ने जब ये सुना कि विंग उसके ऊपर इतने ज़ोर से चिल्लाया था, ये पहली बार था जब विंग उसके ऊपर चिल्लाया था, तो पता नहीं क्यों और वांग जी की आंखों से आंसू भरने लगे थे। और विंग जब ये देखा तो उसने खुद को रिग्रेट किया। उसने वांग जी के आंसू को बहुत सारा गली पर उसने वांग जी को हक कर लिया था, वो भी बहुत ज़्यादा टाइटली। उसने वांग जी को हक करते हुए कहा, लंजा तुम रो क्यों रहे हो? मैंने कभी वेंचिंग से शादी नहीं की। मैं तुमसे प्यार करता था, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लंजा मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मैं वेंचिंग से शादी क्यों करूँगा? तुम ये सब सोच भी क्यों सकते हो? ये सुनकर वांग जी ने सुबकते हुए कहा, लेकिन वेंचिंग ने मुझसे कहा था कि वो तुम्हारी वाइफ है, यहाँ तक कि युआन तुम्हारा उनका बेटा है। तुम लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, इसीलिए उस दिन मैं जब तुमसे मिलने आया था तो वेंचिंग ने मुझसे कहा कि मैं अगर तुमसे ना मिलूँ तो ही अच्छा है, क्योंकि अगर मैं तुमसे मिलूँगा तो मैं सिर्फ तुम्हें पेन दूंगा। इसीलिए मैं वहाँ से आ चुका था, क्योंकि मैं नहीं सह पाता तुम्हें देख कर कि वेंचिंग तुम्हारी वाइफ है, युआन तुम्हारा बेटा है, इसीलिए मैं वहाँ से आ गया। ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी होगी। उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुम उस दिन मुझसे मिलने आए थे? ये सुनकर वांग जी ने अपना सिर हाँ मिलाया और इस वक्त वो ग्रेट अंग वांग जिन वो लाइट बियरिंग लोड बिल्कुल किसी बच्चे की तरह लग रहा था। वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था उस रेड नोज एंड रेड आंखों के साथ। विंग ने जब ये देखा तो तुम उस दिन मतलब तुमने ये नहीं कहा कि तुम मुझसे नफरत करते हो, तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते इसलिए कि मैंने रिफ्यूज को शरण दी थी। ये सुनकर वांग जी ने नाम अपना सिर लाते हुए कहा, मैं ये सब क्यों कहूँगा? मैं बस तुमसे मिलने आया था, मैं तुम्हें देखने आया था कि तुम कैसे हो, तुम्हारी हालत कैसी है, मैं तुम्हारी मदद करने आया था। लेकिन वेंचिंग ने मुझसे कहा कि तुम दोनों की शादी हो चुकी है, तो मैं ये सब सही नहीं पाया, क्योंकि मैं कैसे सह पाता कि मेरा प्यार किसी और से शादी कर चुका है। इसीलिए मैं उस दिन वापस आ चुका था। और ये सुनकर विंग की मुट्ठियाँ बिछ रही थी। उसने घूर कर वेंचिंग की तरफ देखा, जो कि अब एक तरफ खड़ी हुई थी, और तभी जियांगचेंग ने आगे आते हुए कहा, विभूषण, इस वेंचिंग ने पता है क्या किया है? ये तुम्हारी फ्रूट इस मिंग्याओ को देना चाहती थी। ये सुनकर तो विंग को और बड़ा जैसे झटका लगा था। उसने वेंचिंग की तरफ देखा एंड वेंचिंग अपनी जगह पर खड़ी हुई थी। तभी वेनिंग ने आगे आते हुए कहा, जे आपने ऐसा क्यों किया? आपने वांगजुन से झूठ क्यों बोला? और आप मास्टर वी फ्रूट को मिंग्याओ को कैसे दे सकती हो? ये बात आप अच्छी तरह से जानते हो कि मास्टर वी को अपनी फ्रूट कितनी प्यारी है। ये सुनकर वेंचिंग चारों तरफ से फंस चुकी थी, चारों तरफ से उस पर इल्ज़ाम लग रहे थे। वेंचिंग का भी बहुत हो चुका था। उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी और मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहती थी। तो इसमें मैंने क्या गलत कहा? और तुम्हें क्या लगता है अगर लेनवांग जिस वक्त हमारे पास आता तो तुम मुझ पर को ध्यान दे पाते? मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती थी, इसीलिए मैंने सब ये झूठ बोला था। और मैं तुमसे अभी भी प्यार करती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, नहीं तो तुम्हें बचाते क्यों? तुम मेरी फैमिली को ब्रूनो मार्स में क्यों लेकर जाते? और ये सुनकर तो विंग को ऐसा लग रहा था जैसे वो इस वेंचिंग को जानता ही नहीं है। वेंचिंग बोल क्या रही है? क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? विंग ने वेंचिंग की तरफ देखते हुए कहा, वेंचिंग, मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं था। मैंने तुम्हें अपना एक अच्छा दोस्त माना था, क्योंकि तुमने हमारी मदद की थी, तुमने जियांगचेंग की मदद की थी।
मैंने तुम्हारी मदद की इसलिए क्योंकि मैं बस कमज़ोर लोगों की मदद करना चाहता था। मैं जानता था कि तुम्हारे ग्रुप में कुछ ऐसे लोग हैं जो मासूम हैं, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया था। मैं सिर्फ इसलिए तुम्हारी मदद करना चाहता था क्योंकि एक बार तुमने मुझ पर एहसान किया था और मैं उस एहसान को उतारना चाहता था। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी वजह से जिनसे मैं प्यार करता हूँ उन्हें इतना हर्ट होगा। तुमने वांग जी को हर्ट किया, तुमने इतना बड़ा झूठ बोला। तुम्हें पता भी अगर तुम ये झूठ नहीं बोलती तो आज सिचुएशंस अलग हो सकती थी। आज जिंजीशुन मरा ना होता और आज तुम लोग यहाँ पर ना खड़े हुए होते। मैं और वांग जी मिलकर कुछ कर सकते थे। और वेनचिंग ने जब ये सुना तो उसकी मुट्ठियाँ बिछ रही थी। तभी मेंग्याओ जो ये सब सुन रहा था, जियांग चेंग ने अब ये सब देख रहा था, जियांग चेंग ये सब देख रहा था कि अब बहुत कुछ हो चुका है और वो विंग को अकेला नहीं छोड़ सकता। और ये बात जियांग चेंग ने जियांग यानली को समझाई थी। जब जियांग यानली को ड्रीम आया था कि विंग उन सबसे दूर जा रहा था, तो जियांग यानली को अब विंग अपने पास चाहिए था, क्योंकि वो तीनों ही एक दूसरे की फैमिली थी। इसीलिए जियांग चेंग उन सबके बीचों बीच खड़ा हुआ और उसने उन सबकी तरफ देखते हुए कहा, मैं जियांग क्लैन का कुल प्रमुख, मैंने सबसे कहा था कि मैं विंग को अपने क्लैन से निकाल रहा हूँ और आज मैं ही कह रहा हूँ कि आज से विंग वापस मेरे क्लैन का हिस्सा है। विंग मेरा छोटा भाई है, मेरा राइट हैंड है और आज से वो जियांग क्लैन में रहेगा। आज से विंग जो भी करेगा उसकी जिम्मेदारी सिर्फ अकेले विंग की नहीं बल्कि हमारे जियांग क्लैन की भी होगी। तो अगर कोई भी विंग पर उंगली उठाना चाहता है, कोई विंग को मारना चाहता है, तो पहले उसे जियांग क्लैन वालों से निपटना होगा। ये सुनकर जिनगोंगशान की मुट्ठियाँ बिछ रही थी। वो जो कुछ भी करना चाहता था, उसे विंग की फ्रूट चाहिए थी और ये सब अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। उसने जियांग वायन की तरफ देखते हुए कहा, जियांग वायन तुम ये सब कैसे कर सकते हो? उसने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की थी। तभी जिंजीशुआन ने आज्ञाते हुए कहा, फादर अब तो बस कीजिए, विंग ने मुझे मारने की कोशिश नहीं की। वो कोई और ही था जो मुझे मारना चाहता था और अगर विंग न होता तो शायद आज तक मैं मर चुका होता। ये सुनकर जिनगोंगशान ने जिंजीशुआन की तरफ देखा। जिंजीशुआन ने नोट करते हुए कहा, आपको पता भी है मुझे वहाँ पर किसने भेजा था? वो मेंग्याओ था जिसने मुझे उस बात पर भेजा था। अगर मुझे वो वहाँ पर नहीं भेजता तो मैं बच जाता, लेकिन शायद मेंग्याओ चाहता ही नहीं था कि मैं बचता। क्यों किया तुमने मेंग्याओ ऐसा? हमने तुम्हें कितने अच्छे से रखा था, फादर ने तुम्हें एक्सेप्ट भी कर लिया था, उसके बाद भी तुमने ये सब क्यों किया? मेंग्याओ ने जब ये सुना तो वो बहुत ही स्मृत करके वो हंसने लगा। उसके बाद मेंग्याओ ने सब कुछ बताया कि जिनगोंगशान ने उसके साथ क्या किया था। जिनगोंगशान ने विंग को मारने के लिए कहा था, जिनगोंगशान को फ्रूट चाहिए थी, वैसा ही जैसे उस दिन गुआनिन टेम्पल में मेंग्याओ ने लिनशिन को बताया था, वही मेंग्याओ ने यहाँ पर कन्फेस किया था। बस इसमें अंतर यह था कि यहाँ पर उन्होंने चिंसू के साथ ना कुछ किया था, ना ही उसने चिंसू के साथ शादी की थी और ना ही उसने अपने बेटे को मारा था। और जो भी कुछ उसने किया था वो मेंग्याओ ने कन्फेस कर दिया था। और ये सुनकर अब जिनजीशुआन और वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब शौक थे और अब जिनगोंगशान के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने मेंग्याओ को अपने क्लैन से फिर से निकाल दिया था। पर ना तो जियांग क्लैन को इससे कोई मतलब था, ना ही लेन क्लैन को, क्योंकि वांग जी की तबीयत खराब थी और उसके चोट लगी थी। तो इसीलिए विंग ने वांग जी को अपनी गोद में उठाया और वो उसे लेकर जियांग क्लैन जा चुका था, क्योंकि जियांग जेंग ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था। इसीलिए वो वांग जी को लेकर जियांग क्लैन जा चुका था और उसके साथ ही वो वेंस, जिनका विंग ने हेल्प की थी, और वेनचिंग भी वहाँ पर गई थी। लेकिन वेनचिंग से अब विंग दूरी बनाता था, वो वेनचिंग से बात नहीं किया करता था। यहाँ तक कि वेनचिंग खुद की फैमिली जो थी उसने वेनचिंग से बात करना बंद कर दिया था। उसकी ग्रैनी ने वेनचिंग से कहा था कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। विंग ने उनकी मदद की थी, अगर विंग नहीं होता तो शायद आज वो लोग जिंदा ना होते। और वेनचिंग उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है? अगर विंग वांग से प्यार करता था तो वेनचिंग उनके बीच में आने की क्या ज़रूरत थी? और अगर प्यार सेक्रीफाइस मांगता है, अगर वेनचिंग सच में विंग से प्यार करती तो वो विंग को सेक्रीफाइस कर सकती थी, ये देख कर कि विंग की खुशी किस में है। लेकिन वेनचिंग सेल्फिश बनी, उसने खुद का सोचा। उसने ना तो वांग जी के बारे में सोचा ना विंग के बारे में सोचा, यहाँ तक कि उसने अपने वेंस के बारे में भी नहीं सोचा कि अगर किसी को पता चलेगा तो उनकी क्या हालत होगी, या फिर विंग की फ्रूट अगर जिन्स को मिल गई तो वो लोग क्या करेंगे। इसीलिए अब वेनचिंग को अपनी गलती का रियलाइज़ हो रहा था। वेंस को वहाँ पर जियांग क्लैन में लाया गया था, उनके अकॉर्डिंग उन्हें प्रोफेशंस उनका काम दिया गया था। इस वजह से वेंस की हालत भी अच्छी थी और वेनिंग भी वहाँ पर काम किया करता था। पहले तो जियांग क्लैन के लोग वेनिंग से डरा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वेनिंग और जियांग क्लैन के लोगों में अच्छा कम्युनिकेशन हो रहा था। वेनिंग के बहुत सारे दोस्त बन चुके थे और वेनचिंग अपनी गलती का पश्चाताप कर रही थी और वो एक हीलर थी, तो उसे भी बहुत अच्छा स्कोप मिल गया था। वहाँ पर वो लोगों का इलाज किया करती थी। एंड विंग ने एक फैसला लिया था, ये फैसला था कि वो आयुआन को अडॉप्ट करना चाहता था। लेकिन अभी वांग जी बीमार था, तो इसलिए उसने वांग से बात नहीं की थी। और इस बीच में
जियांग सिबलिंग्स ने भी एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया था। जियांग यान भी थोड़े दिनों के लिए यहीं पर आ गई थी, क्योंकि विंग के साथ टाइम बिताए हुए उसे बहुत दिन हो गया था, तो वो तीनों के अपने दोनों भाइयों के साथ टाइम बिताना चाहती थी। और इस बीच में वो अपने बेटे को भी लाई थी, तो विंग जिनिंग के साथ भी खेला करता था और वो अपना टाइम स्पेंड किया करते थे। अभी शाम हो चुकी थी। वांग जी विंग अपने रूम में है जहाँ पर वांग जी लेटा हुआ था। उसने अपने डोर को लॉक किया और वांग जी के पास जाकर बेड पर बैठ गया। उसने वांग जी के हाथ को पकड़ा और उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने इस पल का बहुत लंबे समय से इंतज़ार किया है। मैं हमेशा सपना देखा करता था कि मैं ऐसे तुम्हारा हाथ पकड़ूं और तुम्हें बस निहारता रहूं, तुम्हें बस देखता रहूं। मैं तुम्हें देखने से कभी नहीं थक सकता लंजा। मुझे लगा था कि मेरा प्यार अनरिटर्न रह जाएगा, अनरिक्वायर्ड रह जाएगा। मुझे लगा था कि मेरा प्यार मुझे वापस नहीं मिलेगा, लेकिन तुम, जब से मुझे पता चला है कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं कितना खुश हूँ। वो उस गलतफहमी की वजह से लगभग हम दोनों अलग हो ही चुके थे, लेकिन अगर तुम नहीं होते तो शायद हम फिर अलग हो जाते। विंग ये सब बोल रहा था, उसकी आंखों से आंसू भर गए। तभी वांग जी धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करने लगा। विंग ने जब ये देखा तो वांग जी के हल्का सा फेस के ऊपर आ गया और उसने कहा, लंजा। विंग की आवाज़ बहुत ही धीमी थी, बिल्कुल किसी विस्पर की तरह। वांग जी ने अपनी आंखों को ओपन किया और विंग की तरफ देखते हुए कहा, वी। विंग जब ये सुना तो उसके फेस पर स्माइल आ गई। वो थोड़ा सा हटा, उसने वांग जी को बैठने में मदद की। उसके बाद उसने वांग जी को ग्लास ऑफ वाटर दिया। एंड अब वो दोनों एक साइलेंस में बैठे हुए थे। दोनों को ही नहीं पता था कि क्या बोलना है। तभी विंग ने वांग जी के हाथों को पकड़ते हुए कहा, लंजा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं सच में करता हूँ। लेकिन अगर तुम मुझसे प्यार करते थे तो तुमने मुझे क्लाउड जैसे सच में क्यों नहीं बताया? और तुम मुझसे प्यार कब से करने लगे थे लंजा? एंड अगर तुम मुझसे प्यार कर सकते थे तो तुम्हारे पास बहुत मौके थे, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया लंजा? ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, तुमने कहा कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं बताया। ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो विंग कि मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में कितना बुरा हूँ। और रही बात कब से हुआ, तो जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सब लोग मुझे कोल्ड हार्टेड कहते थे, लेकिन और शायद मैं हो भी गया था। मेरी माँ के जाने के बाद मेरे पास कोई नहीं था, लेकिन जब से तुम आए थे मुझे ऐसा लगा कि मेरी धड़कनें फिर से धड़कना शुरू हुई। तुम्हारी स्माइल को देखकर पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगता था और मैं इस स्माइल को तुम्हारे फेस पर हमेशा देखना चाहता था। धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मुझे अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना नहीं आता। ये सुनकर विंग की आंखों में आंसू आ गए। उसने वांग जी की उन नकल्स पर किस करते हुए कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लंजा, बहुत। तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। मुझे लगा था कि मेरा प्यार मुझे कभी वापस नहीं मिलेगा। मुझे लगा था कि तुम मुझसे कभी प्यार नहीं करोगे। और उस दिन वेंचिंग की बातें सुनने के बाद तो मुझे लगा था कि तुम मुझसे नफरत करने लगे हो। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था कि क्या तुम अब मुझसे कभी बात नहीं करोगे। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास अब सब कुछ है। मेरी फैमिली ने मुझे अपना लिया है एंड तुम मेरे पास हो। मैं बहुत खुश हूँ लंजा, मैं बहुत खुश हूँ। ये बोलकर उसने वांग जी को हक कर लिया था। वांग जी की आंखों में भी आंसू थे और उसने भी विंग को हक कर लिया। थोड़ी देर तक ऐसे रहने के बाद विंग वांग जी से अलग हुआ और उसने अब विंग के फेस पर एक सीरियस लुक था। उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, लंजा, ये सब ठीक है, तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। अगर इसके बाद भी तुम मुझसे प्यार करोगे तो ये तुम्हारी मर्जी है। ये सुनकर वांग जी के फेस पर फ़ोन आ गया। उसने विंग की तरफ देखा। विंग ने वांग जी के हाथों को पकड़ते हुए कहा, लंजा, वो मेरे पास मेरी गोल्डन कोर नहीं है। मैं अभी स्वॉर्ड कभी नहीं चला पाऊँगा। मेरे पास मेरी गोल्डन कोर है ही नहीं। ये सुनकर वांग जी को शौक लगा और उसका दिमाग दौड़ने लगा कि आखिर विंग की गोल्डन कोर को क्या हुआ, क्या ब्लैक एनर्जी यूज़ करने की वजह से विंग की गोल्डन कोर क्रश हो गई। और विंग जब वांग जी के ऐसे फेस को देखा तो उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है लंजा। वो उस दिन जब वैन क्लेन ने जियांग क्लेन पर हमला किया था, तो उस दिन वैन जूलियो ने जियांग चेंग की उस कोर को नष्ट कर दिया था और मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं तो कोर के बिना रह सकता हूँ, लेकिन जियांग चेंग कभी भी गोल्डन कोर के बिना नहीं रह पाता, वो मर जाता। इसलिए मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने वेंचिंग से कहा और उसने मेरा कोर ट्रांसलेशन किया। ये सुनकर वांग जी की आंखें बड़ी हो गई तो विंग की तरफ देख रही थी। वांग जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें बहुत पेन हुआ होगा विंग। ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा और अपनी नज़रों को अब चुराने लगा था। उसने अपनी नज़रों को चुराते हुए कहा, ज़्यादा नहीं हुआ, बस मुझे एक दिन और एक रात जागना था, क्योंकि अगर मैं बेहोश हो जाता तो शायद
हम जो कर रहे थे वो अधूरा रह जाता और वो उसमें वो ख़राब हो जाता, इसीलिए मैं सो नहीं सकता था। बस इतना ही ज़्यादा पेन नहीं हुआ। ये सुनकर वांग जी ने वींग की तरफ देखा और अब की बार वांग जी ने वींग को हक कर लिया। उसने उसे हक करते हुए कहा, तुम चुप रहो, तो क्या तुम्हें नहीं जानता कि कितना पेन होता है जब किसी की कोर निकाली जाती है? और तुम 2 दिन तक जागे थे विंग। तुम्हें मुझसे छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तुमसे एक वादा चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे कुछ भी छुपाओ। हम एक ऐसे रिश्ते में बनने वाले हैं जिसमें हम दोनों एक दूसरे को अपने सीक्रेट्स बताएं। मैं भी तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताऊंगा और तुम भी मुझे अपने राज बताओ। और अगर तुम ये वादा करोगे तो ही मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर वींग की आंखों में आंसू थे कि वांग जी उसे इतना सब कुछ होने के बाद भी एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि कल्टीवेशन वर्ल्ड की दुनिया में जिसके पास गोल्डन कोड नहीं है उसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, क्योंकि जिसको बहुत अच्छी तरह से स्वord चलाना आएगा वही तो एक अच्छा कल्टिवेटर होगा। सभी को यही लगता है। वींग ने वांग जी को बस हक कर लिया और उसने प्रॉमिस कर दिया कि वो वांग जी से प्रॉमिस करता है कि वो अपना सारा राज वांग जी को बताएगा। ये सुनकर वांग जी के फेस पर स्माइल थी। इस बात से अनजान की डोर पर कोई था जो ये सारी बातें सुन रहा था, और उसकी आंखों में भी आंसू थे। वो और कोई नहीं बल्कि जियांग चेंग था। जियांग चेंग जो विंग से मिलने आया था, लेकिन जब उसने ये बातें सुनी तो वो उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। विंग की कोर उसकी वजह से उसके पास नहीं है। जियांग अभी विंग के पास जाकर उसे सवाल पूछना चाहता था, लेकिन अभी जियांग अभी विंग के पास वांग जी था, इसीलिए वो वहाँ से चला गया। और वो एक ऐसी जगह चला गया जहाँ पर लोग नहीं थे। वो एक ऐसी जगह थी जहाँ जिसको एक बिल्कुल छोटे से घर की तरह बनाया गया था। उसके चारों तरफ एक लोटस लेक थी जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। अभी चांदनी थी तो और ज़्यादा ब्यूटीफुल लेक लग रही थी। जियांग वहाँ चला गया और लिटरली वो रोने लगा इस बात से अनजान कि उस जगह कोई और था। जब उस पर्सन ने किसी के रोने की आवाज़ सुनी तो वो घुमा और उसने जियांग की तरफ देखते हुए कहा, वाइयन। ये सुनकर जियांग ने उस तरफ देखा तो वहाँ पर लेनचेन खड़े हुए थे। लेनचेन ने जब ये जियांग को रोते हुए देखा तो उसके पास आया। उसने उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहा, जियांग वाइयन क्या हुआ है? तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हारी और मास्टर की फिर से फाइट हुई है? इसमें रोने की क्या ज़रूरत है? ये सुनकर जियांग की आंखों से और आंसू बहने लगे। उसे अभी किसी के सपोर्ट की ज़रूरत थी तो उसने बिना कुछ समझे ही लेनचेन को बस हक कर लिया। उस लेनचेन को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा था। जियांग ने रोते हुए कहा, उसने मेरे लिए अपनी कोर सेक्रीफाइस कर दी शिचेन। उसने मेरे लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर दिया और मुझे पता तक नहीं था। मैंने उसे ही हर्ट कर दिया। ये सुनकर शिचेन ने कहा, वाइयन तुम क्या कह रहे हो? ये सुनकर जियांग ने लेनचेन की तरफ देखते हुए कहा, विंग तुम्हें पता है वो अपनी स्वॉर्ड क्यों नहीं चलाता? क्योंकि वो चला ही नहीं सकता। उसके पास उसकी कोर ही नहीं, उसकी कोर मेरे पास है। ये सुनकर लेनचेन को शौक तो लगा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने पहले खुद को शांत किया और फिर उन्होंने जियांग को शांत किया। लेनचेन ने जियांग को बताया कि अगर वो ऐसे रोएगा या फिर ऐसे विंग के पास जाएगा तो विंग का सेक्रीफाइस विंग की सेक्रीफाइस की क्या वैल्यू होगी विंग चेंग को नहीं बताना चाहता, इसलिए कि चेंग सैड ना हो, चेंग दुखी ना हो। और अगर विंग को पता चलेगा कि चेंग को पता चल गया है तो विंग को सच में दुख होगा। तो इसीलिए उसने चेंग को समझाया कि चेंग को इस बात को अपने तक रखना चाहिए ताकि विंग को पता ना चले, और अगर चेंग को पछतावा है तो उस पछतावे से विंग की मदद करे या फिर अब विंग को अच्छे से ट्रीट करे। उसने जो भी गलतियाँ की थी वो उन्हें सुधारी। और ये सुनकर जियांग चेंग ने बस हाँ में अपना सिर हिलाया था। और वहीं हमारे वांगशान लवी हो रहे थे, क्योंकि सुबह वांग जी को वापस जाना था। लेनचिरेन इतनी आसानी से तो नहीं मानने वाले थे, लेकिन विंग ने लेनचिरेन से वादा किया था कि अगर उसकी फ्लूट ने कभी किसी को हार्म पहुंचाया और लेनचिरेन को लगा कि विंग गलत काम कर रहा है तो विंग अपने इस फ्लूट को लेनचिरेन को दे देगा ताकि लेनचिरेन इसे प्योरीफाई कर सके। और इसी बात पर लेनचिरेन ने वांग जी और विंग की शादी के लिए हाँ किया था। उसके बाद क्या था, फिर पूरे कल्टीवेशन की सबसे बड़ी शादी की गई थी, वो थी हमारी शानविंग की शादी। जियांग क्लेन ने अपना पूरा योगदान दिया था, वही लेन क्लेन ने भी अपना पूरा योगदान दिया था। कल्टीवेशन वर्ल्ड में मतलब 2 लड़कों के बीच शादी होना नॉर्मल है, क्योंकि ये लोग कल्टीवेट कर सकते हैं और इमोर्टल हो सकते हैं, तो इन्हें किसी हायर की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन शादी के बाद अब हमारे वांग की हैप्पीली मैरिड हो चुकी थी और वो दोनों अब अपने रूम में थे। वांग जी के फेस पर वेल था, पर वो पाउट कर रहा था कि उसे क्यों वाइफ की जगह रखा गया था। विंग में तो वाइफ की जगह रह सकता था, और ये देखकर विंग बस मुस्कुरा रहा था। उसके बाद उसने उसके वेल को हटाया और वांग जी के फोrehead पर किस किया और उसे हक करते हुए कहा,
थैंक यू सो मच लंजा, अगर उस दिन तुम वहाँ नहीं आते तो शायद हम दोनों आज यहाँ नहीं होते। मैं बहुत खुश हूँ और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुमसे हमेशा प्यार करूँगा और अब मैं कोई भी गलतफ़हमी हमारे बीच में कभी नहीं आने दूँगा। और ये विभूषण तुमसे वादा करता है। ये बोलकर उसने वांग जी के लिप्स पर किस करना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद शानंग अपनी, जैसा कि हम सब लोगों को पता है कि वो अपनी वेडिंग नाइट कैसे स्पेंड करते हैं, तो उन्होंने अपनी वेडिंग नाइट स्पेंड की। और जैसा कि विंग ने कहा था, उसके बाद उन दोनों ने अपने बीच में कोई गलतफ़हमी या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं आने दी। अगर कुछ होता तो वो दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर बातें किया करते थे। और उसके बाद उन्होंने आयुआन को अडॉप्ट कर लिया था। अब आयुआन हुआंग जुन और यीलिंग पेट्रियार्क का बेटा था। उसके बाद किसी ने विंग की फ्रूट छीनने की कोशिश नहीं की, क्योंकि विंग और जियांग चेंग की मदद से अब जिन क्लैन से ज़्यादा पावरफुल जो सेक्ट था वो जियांग सेक्ट हो चुका था, क्योंकि विंग और जियांग चेंग दोनों बहुत अच्छे कल्टिवेटर से, ऊपर से वांग जी वहाँ पड़ता था, तो 3 महान कल्टिवेटर वहाँ पड़ते। तो अब जिन क्लैन इतना पावरफुल नहीं था, बल्कि अब जियांग क्लैन इतना पावरफुल हो चुका था और अब ज़्यादातर आदेश जियांग क्लैन के माने जाते थे। लेकिन जियांग क्लैन जिन क्लैन की तरह नहीं था। कुछ अगर सही हो तो ही वो उस चीज़ पर बात किया करते थे, नहीं तो अगर गलत हो तो उसका विरोध किया करते थे। वो जिनगोंगशान की तरह लालची नहीं थे। एंड विंग वांग जी जियांग चेंग की लाइफ खुशियों से भर चुकी थी, क्योंकि अब जियांग यान भी कभी कभी आया करती थी, तो जिनलिंग येयुआन एक साथ खेला करते थे। और इस बीच में लेन शिचेन और जियांग चेंग की भी शादी कर दी गई थी, इसलिए जियांग चेंग लेन क्लैन चला गया था। और अब ये जियांग क्लैन का जो नया प्रमुख था वो विंग था। विंग और वांग जी उसके बाद में हैप्पीली एवर आफ्टर है अपने बेबी के साथ। तो इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी स्टोरी एंड होती है। प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको ये सीरीज सी स्टोरी कैसी लगी। ये मेरे दिमाग में बहुत दिनों से थी, मैं इसको संडे स्पेशल लाना चाहती थी, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला, ना ही मौका मिला कि मैं इसको संडे को लेकर आऊँ। तो ये थी हमारी स्टोरी। एंड उस जिन क्लैन में जो भी हुआ, या फिर वांग जी जब उन वेंचिंग को बचाने गया था, तो उसमें मैंने थोड़ी जल्दीबाजी कर दी, क्योंकि मुझे वांगशान के मोमेंट्स दिखाने थे। वो तो हम सबको पता था कि होने वाला, तो प्लीज़ उस चीज़ को ज़्यादा दिल पे मत लेना कि मैंने उसको ठीक से नहीं समझाया। क्योंकि अगर जिनजुशान चिंता था, तो जिनजुशान को पता था कि उसको मारने की कोशिश क्यों कर रहा था, तो उसमें ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं थी। और ये एफएफ था जिसको मुझे सिर्फ वांग जी और विंग का लास्ट में मेरी लाइफ दिखानी थी। तो आई होप कि आपको एफएफ पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम बहुत नज़दीक हैं 3K एंड लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए जिनको भी शानंग एफएफ पसंद है। एंड अगर आपको ये एफएफ पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि मैं हर सीरीज एंड होने के बाद एक वन शॉट लाऊं, या फिर हर संडे को एक वन शॉट लेकर आऊँ। ये हिस्टोरिकल तो आपके पास जो वन शॉट आएगा उसको मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको मॉडर्न लेकर आऊँ। तो आपको जैसा भी लगे, कैसा भी लगाओ, कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, या फिर आपको क्या बुरा लगा जब विंचिंग ने वांग से ये कहा, या फिर आपको किस पार्ट ने सबसे ज़्यादा सैड किया, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।